तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज आवारा और अनहोनी पर अंजुम रजब अली को हम सुनेंगे। और आवारा अनहोनी के साथ अंजुम, ये ट्रिपल ए का जो कॉम्बिनेशन कोइंसिडेंटली संयोग से जो बना है, ये बहुत ही अच्छा संयोग, निश्चित रूप से बहुत अच्छा संयोग है। और जिसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ कि ये बहुत ही अच्छा संयोग बना है। और हमारी इसके पहले की जो मीटिंग्स हुई, जिनमें हमने राही, दो बूंद पानी और उसके बाद हिना पर जो मीटिंग्स की, और जिनको कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि कितनी जगहों से लोगों ने, मीडिया ने और आम लोगों ने उसे सराहा और उसे बहुत सारी जगहों तक लेकर के गए। वो उसी कड़ी में आज हम लोग चौथी बार यहाँ पर मिल रहे हैं। और अंजुम रजब अली हमारे साथ में हैं और उनसे हम विस्तार से इन फिल्मों पर सुनेंगे। और किसी संदर्भ में एक हमारे वरिष्ठ फिल्मकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इस देश के प्रमुख डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स में अगर नाम लिया जाता है तो आनंद पटवर्धन के साथ मेघनाथ का नाम भी आता है। और मेघनाथ जो बम्बई से झारखंड के एक गांव में चले गए और जिन्होंने एक तरह से मोर्चे पर मौजूद आंदोलनकारी की हैसियत से कई फिल्में बनाई। और खास तौर से आदिवासियों की जिंदगी पर, उनके संघर्षों पर, सरकार के साथ होने वाली उनकी मुठभेड़ों पर। फादर स्टेन स्वामी के वो बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे परिचित थे और उनका साथ लंबा रहा। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले मेघनाथ से बात की, तो मेघनाथ ने मुझे एक किस्सा सुनाया। और जब वो उन्होंने किस्सा सुनाया तो मैंने कहा कि ये किस्सा सुनने का हकदार मैं अकेला नहीं हो सकता, इसलिए आपको मीटिंग में आकर ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको ये किस्सा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को सुनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने मेघनाथ को आज जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया है। जबरदस्ती इसलिए क्योंकि वो ये मीटिंग्स आमतौर पर बाद में देखते हैं, जूम पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर अपने इत्मीनान से देखते हैं। लेकिन आज वो मेरे कहने पर यहाँ आए हैं, तो बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप लोग को मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी ख्वाजा अहमद अब्बास जी को मिलने का एक बार मौका हुआ है। बहुत 1978, प्राय 42-43 साल पहले की बात है। कलकत्ते में एक अस्पताल हुआ करता था, स्टूडेंट सेंटर, जो कम्युनिस्टों ने 1950s में कवि सुकांत भट्टाचार्य के बाद वो अस्पताल बनाने का सोचा था। तो उस अस्पताल के साथ मैं भी जुड़ा हुआ था 70s में। उस समय पे मैं उसका वॉलंटियर और सेक्रेटरी भी था, स्टूडेंट सेक्रेटरी। मेरा बाल भी काला था उस समय 78 में। तो ये हुआ कि ऐसा समय हम लोग जो अस्पताल बना रहे थे, हम लोग कुछ ब्लड डोनेशन करते थे और हमें थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता था उस पैसा को हम लोग जमा करके वो अस्पताल बनाने का काम में लगाते थे। और 78 में एक ऐसा दिन आया कि हमने वो अस्पताल के बाहर लिखा, बिल्ड बाय द ब्लड ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ। ये जब हम लिखे उसके 2-3 दिन बाद ऐसे ही एक शाम को यहाँ ख्वाजा अहमद अब्बास जी आए। तब के दिनों में मुझे तो उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे इतना मालूम था कि उन्होंने राज कपूर के फिल्म आवारा और सबका स्क्रिप्ट लिखा है और उनका ब्रिज में जो कॉलम आता था वो भी पढ़ते थे। मगर आज जब मैं खुद भी फिल्म बनाता हूँ और आज जब मैं ख्वाजा जी को पूरा उनका जीवनी भी पढ़ा हूँ और उनको जब अनुभव करता हूँ, तो आई फील ग्रेट दैट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम दैट डे। तो एनीहाउ, तो जब वो आए थे तो मैं खुद ही उनको बाहर ले गया और जाके बताया कि सर देखिए ना, ये हम लोग ने 3 लाख रुपया ब्लड अपना देके जमा किए हैं और ये अस्पताल का एक एक फ्लोर बनाने में तब के दिनों में 70s में 1 लाख रुपया लगता था। तो इस अस्पताल का 3 फ्लोर बनाना हमने अपना स्टूडेंट लोग ने ब्लड देके ये बनाया है। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। अंदर आए और हम लोग ऐसे ही बैठ के चाय और मूढ़ी खा रहे हैं। तो उस बीच में उन्होंने पूछा, क्या अच्छा जो हुआ था उसका दूसरा दिन का अखबार में आप लोग का कुछ खबर आया? मैं बोला हाँ,
कोई पेज का तीसरा कॉलम पेज में, कोई का चौथा कॉलम में आधा ऐसा। तो लाइए देखते हैं। तो उस वीक का जो ब्लिज छपता है, वो ब्लिज का उन्होंने जो लास्ट पेज छापते थे, उन्होंने उस वीक लिखा था कि आई फील अशेम्ड टू कॉल माई सेल्फ जर्नलिस्ट। मैं कलकत्ता गया और ये एक अस्पताल देखा, जो अस्पताल को इन स्टूडेंट लोग ने अपना ब्लड दे के बनाया, एक एक ईंट में खून दे के बनाया है। और इसको जब हम लोग अखबार में लिखते हैं, अगर ये बिल्डिंग का अगर कोई ईंट भी किसी ने तोड़ा होता, तो जिसने कांच, सॉरी, इस बिल्डिंग का कोई कांच भी तोड़ा होता कोई, तो कांच का फोटो और जिसने तोड़ा उसका फोटो छाप दिया होता और लंबा फर्स्ट पेज न्यूज बना दिया होता। और आज ये स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि हमने ये बिल्डिंग बनाया और मैं देखा, तो then I understood what he was trying to explain। और आज से 42 साल पहले की घटना है। और जब मैं आज उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनकी होलिस्टिकली उनको समझने की कोशिश करता हूँ, then I can understand today कि what pain was there। He was trying to explain what is sensational journalism and what is real journalism। इसके अंदर का फर्क क्या होना चाहिए। Maybe that has helped us to make today when we make film। आज जो हमने जो फिल्म बनाया, चाहे वो डेवलप अभी भी हंट हम लोग ने जो बनाया, आप लोग में कुछ एक गाना, मेरा लिखा गाना देश पे पॉपुलर है, आप लोग भी सुनते होंगे, गांव छोड़ब नहीं। ये गांव छोड़ब नहीं आज जो हम लोग कर रहे हैं, वो हो सकता है कि तब अनजाने से ही सही उनका जो साथ मिला था, उसके कारण ये कहानी आपको बोलने को मौका दिए। विनीत, तुमको धन्यवाद। शुक्रिया मेघनाथ, बहुत बहुत। और मेरे ख्याल से हम सब लोगों में से जिन्होंने वो गाना नहीं सुना है, गांव छोड़ब नाही धरती छोड़ब नाही, वो गाना हम सबको जरूर सुनना चाहिए। वो 5 मिनट का मेरे ख्याल से मुश्किल से गाना है। वो अगर मुमकिन हुआ तो हम अंत में सुनेंगे, या वो इंटरनेट पर अवेलेबल है गांव छोड़ब नाही के नाम से। तो कोई साथी इस बीच में चैट बॉक्स में उसकी लिंक भी अगर शेयर कर देंगे तो बाकी लोग उसे इत्मीनान से बाद में भी सुन सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मेघनाथ। और मैं ऐसे उनके जो अलग अलग फेसेट्स थे, उनके डायमेंशंस थे ख्वाजा अहमद अब्बास के, जो कि एक मुकम्मल इंसानियत से भरे हुए उनकी जो शख्सियत थी, मुझे ज़रूरी लगा कि जब इतने उत्साह से हमारा पूरी तरह सफ़ेद बालों का हो चुका मेघनाथ जब ये कहानी सुना रहा है, तो उसके भीतर वही स्टूडेंट वाला जज्बा जाग रहा था जो उसने उस वक्त अपना खून देते हुए अस्पताल बनाया था, और ख्वाजा अहमद अब्बास ने उसके बारे में ब्लिट्स में लिखा था। तो बेशक उसके भीतर अभी भी जज्बा वही है, हम सब जानते हैं। फिर से आपका शुक्रिया मेघनाथ और साथियों का। अंजुम रजब अली का मैं परिचय बहुत संक्षेप में देता हूँ। ये कि मतलब इनका एक तो ये है कि कोई वास्ता नहीं रहा, इनका कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है फिल्म मेकिंग के साथ में, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के या इत्यादि के साथ में उतना ही कनेक्शन है जितना कि हर इंसान का एक दर्शक के तौर पर हिंदुस्तान के हर इंसान का होता है। और इनकी पढ़ाई एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर हुई, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बम्बई आए थे, और कुछ साल उन्होंने काम भी किया, कहीं कहीं नौकरी भी की। और फिर उसके बाद में इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक कुत्ती का रोल है। एक कुत्ती को क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से, मतलब एक लेडी डॉग का रोल है। तो वो किस्सा खुद सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये 1999 में अपना पहला लेक्चर देने के लिए आए फिल्म इंस्टीट्यूट में। और फिल्म इंस्टीट्यूट में इनके साथ विनय शुक्ला थे जिन्होंने गॉड मदर बनाई थी, और इन्होंने वहाँ पर जो लेक्चर दिया वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। और ऐसा कहना नहीं चाहिए कि मैं इनका, ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि खराब शिष्यों से गुरु की अच्छी इमेज नहीं बनती है।
इसलिए बल्कि ये साबित भी हो गया क्योंकि मैंने उस फिल्म का नाम ही इनको गलत बताया था जिस पर उन्होंने लेक्चर दिया था। बहरहाल उसके बाद इन्होंने जो काम किया वो ये था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में पहली मर्तबा स्क्रीन प्ले राइटिंग का एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट कायम हुआ। पहली मर्तबा हिंदुस्तान के भीतर स्क्रीन प्ले राइटिंग नाम की चीज को इस्टेब्लिश किया गया अपने आप में एक डिसिप्लिन के तौर पर, और उसके ये ऑनरेरी डायरेक्टर रहे, ऑनरेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। और फिलहाल जो विस्लिंग वुड्स स्कूल है, मतलब जो आर्ट्स स्कूल, थिएटर, सिनेमा और स्क्रीन प्ले राइटिंग इत्यादि चीज़ें जहाँ पर सिखाई जाती हैं बम्बई में, वो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग डिपार्टमेंट के। और ये तो खैर उनका एक एकेडमिक कैरियर है, लेकिन इसके अलावा एक दिलचस्प बात ये है कि ये भारतीय मिथकों के, खासतौर से महाभारत के भीतर जो मिथक हैं उनके ऊपर भी व्याख्यान देते हैं और उनके इंटरप्रिटेशंस, तो कहानी कहने की कलाओं को जो हम अलग अलग तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये भी करते हैं। और दिलचस्प बात है कि इन्होंने कहा कि ये कला जो है अक्सर आमतौर पर लोग अपने अपने घर के बुजुर्गों से सीखते हैं, और इन्होंने भी ये कला जो थी वो अपनी दादी से हासिल की। उनसे उनसे महाभारत की कहानियां सुनते हुए, सीखते हुए, गुजरात में जहाँ पर ये खुद वहाँ पर रहे, पढ़े। पढ़ना तो इनका बाद में पूना और बॉम्बे में भी हुआ, लेकिन बीच में वो गुजरात में बाकायदा 4 साल के लिए खेती करने के लिए चले गए अपने वालिद के बुलावे पर, और वहाँ उन्होंने जिसके बाकायदा खेती की, मतलब अमिताभ बच्चन वाली खेती नहीं की कि आपने जमीन खरीद ली है और काम करवा रहे हैं। तो वहां से वापस आने के बाद बम्बई में स्क्रीन राइटिंग के क्षेत्र में उनका जो काम हुआ, और मैं जब इत्तेफाक से जब मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ था तो जिन 3 फिल्मों के नाम आपको देने पड़ते थे उनमें एक फिल्म मैंने द्रोह काल भी लिखी थी कि ये मेरी पसंदीदा फिल्मों में है, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वो द्रोह काल फिल्म अंजुम रजब अली की लिखी हुई थी। तो इसलिए कई सारे कनेक्शंस हैं। और आज पिछली मर्तबा भी जो बात हुई थी तूफान फिल्म की, जो फरहान अख्तर की फिल्म आई है, उसके वो सहलेखक हैं। थप्पड़ फिल्म जो पिछले बरस आई, उसके भी, और अन्य अनेक फिल्में जिसका कि जिक्र मैंने, मतलब गुलाम से लेकर के राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह, एक तरह का प्रकाश झा के साथ उनका भी राज कपूर और ख्वाजा अहमद अब्बास की तरह का कुछ कनेक्शन इवॉल्व हो रहा है। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने व्यस्त समय में से उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ शरीक हुए। और अंजुम अपनी बात की शुरुआत में बाबा आजमी और अपने बाबा आजमी से आपका जिस वजह से मिलना हुआ उस वजह का जिक्र करते हुए आप अपने विषय में दाखिल होंगे, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। ये इतना सारा विस्तार से आपने कहाँ से जाना ये मुझे वाकई पता नहीं है। आई एम क्वाइट मिस्टिफाइड क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट हैज अपीयर्ड एनीवेयर, बट खैर जो भी कहा आपने लगभग सच ही था वो। अब हाँ, क्योंकि आपने कहा है कि ये जिक्र करूं मैं कि भैया ये फिल्म लिखाई का करियर, लेखन का करियर कैसे शुरू हुआ, तो वो तो महज एक इत्तेफाक ही था, कोई मेरा इरादा था नहीं। बम्बई में आया था गांव से टू बिकम अ साइको एनालिस्ट, और वो ट्रेनिंग शुरू भी की थी लेकिन वो नहीं जमा। तो खैर कोई बात नहीं, तो उसको लेके एक एनजीओ में काम कर रहा था, एक मार्क्सिस्ट किस्म का एक एनजीओ है, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और काम तो था और बिजनेस इंडिया में भी काम किया, लेकिन एक खालीपन सा जो अंदर महसूस कर रहा था वो था। और फिर एक कुत्ती को, मतलब फीमेल डॉग को हमने गांव से ही ले आया मैं। और तकलीफ ये हो गई कि हमारे साथ हमारे छोटे भाई रहते थे, फिर वो चले गए कॉलेज, तो ये दिन में कोई था नहीं इसके साथ रहने वाला, तो कुतिया बड़ी परेशान हो रही थी। तो तब जाके तन्वी आजमी से इत्तेफाकन एक लॉन्ड्री में मुलाकात हुई। उन्होंने देख के कहा मेरी बीवी से, यार ये तो बहुत अच्छा है, और अगर अच्छी है, इससे बच्चे हो तो जरा बताइएगा, क्योंकि मेरे शौहर को बहुत पसंद है ये कुत्ते। तो जब नौबत आई कि भैया जाना है और किसी को पकड़ के देना पड़ेगा, किसी भले आदमी को, तो बाबा के पास हम लोग गए थे।
तो बाबा ने बहुत उदारता से जो एक एहसान जो किया वो मैं आज तक नहीं भूला और कभी भी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी पसंद की है ये चीज, मतलब ये जान, तो तुम्हारी तकलीफ है दिन में, मेरी तकलीफ है रात को। मैं रात को नहीं रख सकता हूँ, तुम दिन में नहीं रख सकते हो। तो जब काम पे जाते हो तो मेरे वहां छोड़ के जाइए। वो कैफी आजमी का जो बंगला जो था वहां अभी भी है, जानकी कुटीर में, पृथ्वी थिएटर के बिल्कुल सामने। तो वहां छोड़ जाइएगा, कंपाउंड वम्पाउंड है, मेरा दूसरा कुत्ता भी है। शाम को जब लौटो तो ले जाइएगा। तो वहां से एक लाइफ लॉन्ग एक दोस्ती उनके साथ जो शुरू हुई। और बातों बातों में फिर उसके बाद एक बार उन्होंने कहा मुझे निर्देशक बनना है और आप मेरे लिए कुछ लिखिए। मैंने कहा तुम पागल हो गए, मुझे तो लिखना नहीं आता। मैंने स्क्रीन प्ले का नाम तक नहीं सुना था, शब्द नहीं सुना था। वाकई क्या होता है वो तो दूर की बात है। सुना था स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग होते हैं और या एक्टर डायरेक्टर होते हैं, बाकी मुझे कुछ सिनेमा के बारे में जानकारी थी नहीं। लुत्फ जरूर लेते थे देख देख कर। और बहस और बातें तो सभी लोग करते हैं। हमें हिंदुस्तानी जो है राजनीति, क्रिकेट और फिल्मों पर तो सभी एक्सपर्ट है यहाँ। तो उन्होंने दबाव डाला और उस दबाव से बचने के लिए कि एक बार कुछ लिख के उसको सुना दो, तो कुछ 10 पेज का मैंने एक किस्सा लिखा कि जो पर्दे पे कैसे आ सकता है। वो बड़ा ड्रामेटिक था और वो उनको बहुत पसंद आया और बहुत उन्होंने मेरी सराहना की, तारीफ की और प्रोत्साहन भी दिया। तो उसको लेके और मुझे मजा भी आया था लिखने में। तो वहां से लेके एक हॉबी के तौर पे मैंने शुरू किया और जॉब तो था फुल टाइम। तो 5 साल तक वो नौकरी को मैंने बरकरार रखी, क्योंकि भैया ईएमआई चुकाने थे, घर गांव में पैसे भेजने थे और बीवी ने नौकरी छोड़ दी थी तो सारा मेरे ऊपर था। साइड बाय साइड लिखता गया और उसको लेके गाड़ी आगे चली। और एक बात का करेक्शन दूंगा कि प्रकाश के साथ मैंने काम काफी किया, प्रकाश झा के साथ। उससे पहले उसकी मदद भी की थी गंगा जल और अपहरण में। लेकिन अभी उनके साथ मैं नहीं काम कर रहा हूँ, एक दोस्ती का वो है रिश्ता। लेकिन अभी आई डोंट वांट टू को राइट विथ एनीवन। तो खैर ये रहा। सो एक बार 2017 की बात है कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वहां से एक कॉल आया था। आई थिंक सईदा आपा शायद को याद हो, तो उन्होंने एक सेमिनार रखा था ख्वाजा अहमद अब्बास पर। और मुझे उन्होंने कहा कि आप कुछ आके बोलिए। अभी मैं तो दूर से वाकिफ था उनसे, या उनकी 2-3 फिल्में देखी थी। उनका लास्ट पेज मैं खूब पढ़ता था लगभग हर हफ्ते, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में काम करता था, अखबार आते रहते थे। तो वो बिल्कुल जो पिछली बार भी लोगों ने जिक्र किया कि ब्लिट्ज जो लेते थे वो लास्ट पेज पहले पढ़ते थे, उसके बाद बाकी का देखते। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ कि भैया ब्लिट्ज का मेन अट्रैक्शन जो था वो लास्ट पेज था हमारे लिए, तो वो पढ़ते थे। तो एक बार दूर से देखा था उनको कि अपने डेस्क पे बैठ के वो काम कर रहे थे और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये है के अब्बास। शाबाश। बस उसके बाद मुलाकात हुई नहीं, उतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके उनसे कुछ सलाम वलाम करे। तो इन्होंने कहा कहने के लिए, मैंने उस टाइम पे कोशिश तो की और फिल्मों के बारे में कुछ नीचा नगर और शहर और सपना और आई थिंक थोड़ा सा यूट्यूब पे देख दुख के थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन ठीक से नहीं बोल पाया था क्योंकि उतनी जानकारी थी नहीं। मुश्किल इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी मैंने डिस्कवर किया अब्बास साहब के बारे में, थोड़ा सा बौखला सा गया था मैं, बिकॉज उनकी हस्ती जो उभर के आ रही थी मेरी आंखों के सामने। इस बार जब विनीत ने कहा और दबाव डाल के कहा, मैं कोई स्कॉलर वॉलर तो हूँ नहीं, बाकी लोग जो बात कर चुके हैं, सईदा आपा ने इतनी खूबसूरती से 2 बूंद पानी के बारे में बात की और इतने अच्छे किस्से सुनाए उन्होंने, मैं बहुत आई वाज वेरी टेकन अप। फिर रविकांत साहब ने कहा और आई एम श्योर सुखप्रीत ने भी अच्छा ही कहा होगा। तो मैं उस लेवल की बातें नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई वैसे इतना माहिर नहीं हूँ इन चीजों में। आई एम जस्ट बॉलीवुड राइटर के जिनकी लेखकों में बहुत ज्यादा इज्जत नहीं होती है, वो बॉलीवुड करके डिसमिस कर देते हैं आपको, कि भैया यू नॉट ए रियल राइटर, आप तो भैया ये कमर्शियल फिल्में लिखते हो। अभी ठीक है, जो है सो है, ओके। पर इस बार पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार ख्वाजा साहब के बारे में मैं जब पढ़ने लगा, जानने लगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, आई एम नॉट एन आइलैंड, इंटरव्यूज पढ़े, सुने। विनीत ने एक बार सही कहा था कि आई जस्ट फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड, कि मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस करने लगा कि मैंने कहा मैं इनके बारे में बोल भी नहीं पाऊंगा वाकई।
और वो उस तकलीफ को लेके मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के समक्ष के भैया मेरी वो हैसियत नहीं है कि इनके बारे में बात करें, क्योंकि उनकी इतनी सारी आइडेंटिटीज जो थी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नागरिक की हैसियत से, फिर लेखक, पत्रकार, एज एन एक्टिविस्ट, एज ए लीडर, फिर उसके बाद साहित्य लिखा है उन्होंने, मतलब 74 बुक्स। अरे बाप रे, मतलब सोच के भी मैं यार एकदम ही ओवरवेल्म्ड। फिर उसके बाद वो लास्ट पेज जो 40 साल तक उन्होंने या 45 साल तक बरकरार रखा, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। एंड के ये उसूल जो उनके थे एज एन आइडियलिस्ट, एक सोशलिस्ट, उनकी जो सोच थी एज ए ह्यूमनिस्ट जो वो थे, वो केवल उनके लेखों के लिए या फिल्मी कहानियों में दिखाने के लिए नहीं था, वो अपनी जिंदगी उस कदर जो जी रहे थे। मतलब एक मुझे आई एम श्योर दुनिया में और हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि जो एक अपने आदर्शों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आपको नहीं मिलेगा, दिया लेके आप ढूंढिए नहीं मिलेगा। लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स हैं और रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, लेकिन उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो कि वो किस तरीके से अपने क्रू को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट का या इनकम का जो बंटवारा जो होता है, सैलरीज जिस तरीके से तय होती है, वो उतना ही शोषण होता है वहां। यकीन मानिए कि जितना बाकी के ये बिजनेस वैली और ये कमर्शियल लोग हैं उनके साथ होता है, वहां उनके डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये उस टाइम की भी बात है जब वो दौर जो पैरेलल सिनेमा का चला था, तो बहुत उम्दा उम्दा सिनेमा निकल के आ रहा था, लेकिन उनकी जाती जिंदगी में, उनकी व्यवसायिक जिंदगी में वो उसूल लागू नहीं होते। सॉरी, बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। इसके लिए ख्वाजा साहब जो है कि धरती के लाल के वक्त भैया मैक्सिमम सैलरी 400 रुपया, मिनिमम सैलरी 200 रुपया, जो लाइटमैन को भी मिलता था, मजदूर को मिलता था। मतलब ये कुछ, ही वाज समथिंग एल्स। ओके, एंड मैं इतना प्रभावित हो गया हूं कि इसके लिए मैं और भी बोलना चाहूंगा, लेकिन लेट मी कम डाउन टू द टॉपिक। तो मेरे लिए जब मैंने अपनी खोज और अपने विचार सीमित रखे उनकी फिल्मों तक, तो हाँ, कुछ एक हैंडल मिलने लगा, क्योंकि फिल्मों के बारे में थोड़ा बहुत अभी जानता हूँ, थोड़ा अनुभव हासिल किया है। और उसको लेके मैंने सोचा कि मैं धरती के लाल पे बोलूंगा, फिर बूंद दो बूंद पानी, विनीत ने कहा सॉरी ये तो सब अच्छी अच्छी फिल्में तो चली गई है, अब आप कुछ चुनिए। तब मुझे ख्याल आया कि ये बैक टू बैक दो फिल्में उनकी आई। 1951 में आवारा आई, जो उनकी लिखी गई थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, वीपी साठे ने उनके साथ को स्क्रीन प्ले राइटर थे वो। और उसके बाद अनहोनी, जो उनकी पूरी लिखी गई थी और उन्होंने बनाई थी, जो 1952 में आई। और दोनों के जो थीम्स जो थे, जो उसके पीछे जो एक फलसफा जो था, वो एक था कि क्या जन्म को लेके या सामाजिक वातावरण और अपब्रिंगिंग को लेके आपका चरित्र, आपकी डेस्टिनी बनती है। और ऑफ कोर्स उनके मन में कोई संदेह तो था भी नहीं, तो उनके लिए तो ये फिक्स था कि भैया हेरिडिटी से नहीं होता है, सोशल एनवायरनमेंट से ही होता है। तो मैंने कहा देखें तो सही कि दोनों इनकी लिखी गई और लगभग ओवरलैप हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो किस तरीके से पेश किया गया है ये, तो उसमें मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी जागी। अनहोनी मैंने देखी नहीं थी, आवारा मैंने बहुत 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 दशकों पहले देखी थी। तो इसलिए मैं जो कहूंगा वो उन्हीं दो फिल्मों के बारे में कहूंगा, और कोशिश करूंगा कि क्या उनके उनके स्टाइल में और उनकी सोच में, उनकी लिखाई में किस किस्म के एक एक प्रिंसिपल्स, एक तरीके, एक टेक्निक आने लगे। एक थोड़ा सा एक ये कहूंगा कि ख्वाजा साहब की सारी फिल्में पॉलिटिकल फिल्में, बॉबी तक। अब मैं जब पॉलिटिकल कहता हूं तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति के बारे में या राजनेताओं या इडियोलॉजी के बारे में, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि उनका अप्रोच हमेशा ये था कि अगर कैरेक्टर्स जो हैं, जो अपनी जाती जिंदगी में, अपने जाती रिश्तों में जो चॉइसेस जो लेते हैं, उसके ऊपर प्रभाव जो है किस कॉन्टेक्स्ट का आ रहा है, कि एक लार्जर फोर्स जिसको हम कहते हैं, चाहे वो सोशल प्रेजुडिस हो, चाहे वो
कुछ स्टीरियोटाइपिंग हो, चाहे वो जेंडर रोल्स हो, चाहे वो क्लास डिवीजन के एटीट्यूड्स हो, चाहे कम्युनल प्रेजुडिस हो, कैसे ये सामाजिक फोर्सेस जो हैं, सामाजिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, सोशो पॉलिटिकल, उनका कैसे असर पड़ता है इन अवर डेली चॉइसेस। जो हमको लगता है एज इंडिविजुअल्स, ये तो हम पर्सनल चॉइस ले रहे हैं कि मैं ये इस किस्म की जिंदगी जीना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। वी फील इट इज अ फ्री चॉइस। ख्वाजा साहब ने हमेशा वो कॉन्टेक्स्ट दिया ये दिखाने के लिए कि नो, देयर इज अ लार्जर इन्फ्लुएंस। दैट सेंस ए कनेक्शन जो उन्होंने दिया बिटवीन द सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सनल चॉइसेस, इसको मैं कहूंगा पॉलिटिकल। इट्स अ पॉलिटिकल व्यू जो उन्होंने लिया और हर बार आया। इसलिए आवारा में भी यही हम देखते हैं, अनहोनी में भी यही देखते हैं। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की, और आई थिंक मैं अनुमान थोड़े से विश्वास के साथ लगा सकता हूँ कि ख्वाजा साहब कहानी सोचने से पहले थीम सोचते थे कि व्हाट इज माय फिलॉसफी जो इसके जरिए मैं पेश करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जब वो कहते थे कि मैं महज एक कम्युनिकेटर हूँ, दैट इज बिकॉज ही हैड दिस इन माइंड कि मेरा ये, मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ, कहानी जो भी हो, लेकिन कहानी का मकसद क्या है, मैसेज क्या है इसके जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, और उसके बेसिस पे वो कहानी बनाते थे। ये मेरा अनुमान है। आवारा जो उनकी बहुत जानी मानी फिल्मों में से रही है, अगर उसकी तरफ हम झांक के देखें कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, तो बाकायदा आपको उनके इंटरव्यूज से ये पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि धरती के लाल के बाद थोड़े से मायूस से हो गए थे। बहुत सारे लोग उनको बोरिंग बोरिंग बोलने लगे उस फिल्म को, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अपने शहर के लोगों को मैंने पूछा कि भैया आप लोग इतना जल्दी काहे निकल आए थिएटर से, ये उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो गरीब लोगों की फिल्म है, वो हमारी तरह फटे टूटे कपड़े पहने हैं, भूखे मर रहे हैं, अनरोमांटिक है, तो हमारे जैसे लोगों को देखने हम पैसे खर्च करके काहे जाए। अभी जो भी उनके मन में एक टर्मोइल चला होगा, और उसमें से उन्होंने जो 1955 के एक सेमिनार में खुद कहा था कि रियलिस्टिक सिनेमा का उनका पैशन जो था वो तो बरकरार था ही, लेकिन ही ऑल्सो सेड, एंड दीज आर हिज वर्ड्स, कि आई थिंक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्टॉप मेकिंग पिक्चर्स दैट डू नॉट एंटरटेन। अब एंटरटेन जब हम कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक फॉर्मूला डाल दें या जो कमर्शियल एलिमेंट्स डाल डूल के नाच गाना एक्शन फाइट और कॉमेडी डाल के भैया एक बना दो तो ये एंटरटेनमेंट हो गया। ये तो बहुत ही नैरो डेफिनेशन में लिया जा रहा है। एंटरटेन इज समथिंग व्हिच हैज टू एंगेज यू, होल्ड योर अटेंशन उसके अंदर। तो जिस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट भी लिखोगे, जिस तरीके का स्ट्रक्चर जो उसके अंदर चुनोगे आप, जिस तरीके की एक ड्रामेटर्जी उसके अंदर आती है, जिस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट को लेके आप कड़ी से कड़ी जोड़ के आगे जा रहे हो, ये ग्रामर देखा कि अब्बास साहब खुद खूब समझते थे। और आई थिंक आवारा में ये बहुत खुल के ये अपने को नजर आता है कि इस ग्रामर के ऊपर कितनी बड़ी ग्रिप थी उनकी। और ये मैं आज थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर बताना चाहूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि शुरुआत तो आई शायद आप सब जानते ही, और शायद जिक्र भी हुआ भी होगा यहाँ, कि जब ये एक मैगजीन थी सरगम, वो भी उन्होंने कहा कि भैया बंद करनी पड़ी वगैरह, तो पूछ रहे थे कि भैया तो मेरे हाथ में क्या बाकी रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। ब्लिट्ज का लास्ट पेज लिखता हूँ, अब हफ्ते में एक दिन उसमें जाता है, तो मैं करूँ क्या। आई मीन इमेजिन अ पर्सन लाइक हिम सडनली फेसिंग दिस क्राइसिस कि भैया अभी मैं क्या करूं, जो भी छोटा सा भी दौर होगा, लेकिन आया। उन्होंने कहा फिल्मों की कहानी लिखूंगा भैया, उसी में अपन लुत्फ लेंगे चलो। तो एक थीम हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट उनके मन में घूम रहा था, और उसको लेके उसने एक बाप बेटे की कहानी बनाई। वो भी दिलचस्प बात है कि देखो, थीम जब हमारे मन में होता है ना, तो बड़ी डेंजरस बात होती है, वो खतरे की बात होती है, क्योंकि अगर उसके अंदर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन ना आए तो वो भाषणबाजी की तरह हो जाता है कि सारी फिल्म जो है बस आप थीम को दोहराए जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो ना। स्क्रीन प्ले में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहां मुनासिब हो और जहां एक रिमाइंडर की आवश्यकता हो वहीं आप दे, और वो ड्रामेटिक नीड से खुल के आए।
ये बात जो है आपको आवारा में नजर आएंगी। ठीक, तो उन्होंने ये थीम को लेके ही सेट के उनके कोई अंकल थे, सईद आपा, ये तो उन्होंने कहा नहीं है कि मामू थे या चाचा थे, लेकिन वो सेशंस के जज थे और बड़े ही वाज वेरी प्राउड के ब्लू ब्लड में मानते थे। और ये था कि भैया ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, आई मीन आई एम नॉट एन आइलैंड, के बड़ा गर्व था उनको, बड़ा फक्र था कि भैया शरीफों का लड़का शरीफ होता है वगैरह वगैरह। और एक दिन क्राइसिस आ गया कि उन्हीं का लड़का कटघरे में पाया गया कि भैया चोरी और डकैती को लेके उनको पकड़ा गया। तो वो तो जो हुआ सो हुआ, उनके अंकल के जिंदगी में जो भी क्राइसिस हुआ होगा, लेकिन ये ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट अब्बास साहब को मिल गया कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, a father who believes in that and a son who turns out otherwise, और इसमें अगर सोशल एनवायरनमेंट का अगर किसी तरीके से एक वो आ जाए इन्फ्लुएंस, तो कहानी बन गई, प्लॉट बन गया। एंड दैट इज वेयर आई थिंक इट मस्ट हैव गॉट कंस्ट्रक्टेड कि कैसे वो उसको अलग कर देता है अपनी बीवी को, और कैसे वो बेटा जो है वो एक अलग माहौल में पलता पड़ता है और उसको लेके क्या उसकी जिंदगी बन जाती है, और फिर फाइनली जो दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होता है। अब वो उनका विश्वास देखो कि उनका ये था कि भैया पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर को लूं तो ये अच्छा रहेगा उसके अंदर। और इतनी उनकी एक उनकी प्रेस्टीज जो थी, उनका एक एक किस्म से बोलूंगा कि एक उनका जो स्टेटस जो था कि वो तय कर सकते थे उस वक्त भी कि भैया इसमें कौन एक्टिंग करेगा। तो उन्होंने राज कपूर को सुना, राज कपूर ने कहा मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन आप जाके पापा जी को सुनाइए। और पापा जी को सुनाने गए, राज कपूर जी छुप के बैठे थे कि भैया डरते हुए थे, डरे थे पापा जी से। पापा जी ने सुना और उन्होंने इवेंचुअली हाँ कहा। हालांकि उनको लगता था कि मैं तो हीरो हूँ, लेकिन अब आपका रोल करना पड़ेगा, बट क्योंकि राज है तो चलो ठीक है। अब इनको लगा कि डायरेक्शन के लिए महबूब खान के पास पहुंच गए वो, क्योंकि वो उनकी उन्होंने अंदाज देखी थी और महबूब खान तो थे बड़े जबरदस्त डायरेक्टर। महबूब खान को खूब पसंद आई कहानी, उन्होंने कहा मुझे चाहिए। लेकिन कास्टिंग में पृथ्वीराज के साथ साथ बेटे के रोल में मैं दिलीप साहब को लेना चाहूंगा, क्योंकि तो दिलीप साहब है। इन्होंने मना कर दिया। महबूब खान साहब, आई मीन आई वुड हैव गिवन माय लेफ्ट आर्म टू ऑफर अ स्क्रिप्ट टू महबूब साहब। अब्बास साहब ने कहा नहीं, उनका कन्विक्शन में उनको ये दिख रहा था कि ये होना चाहिए। तो इसमें एक एक जो वो खुद कहते हैं पिकन्सी आती है उसके अंदर। So he went to Raj and Raj said, I will direct it. Fine. अब I am just going to take you through के कई सीन्स दिखाना चाहूंगा, और पटकथा का उनका जो तरीका जो था, जिस ग्रामर का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे एक शानदार उनकी जो पकड़ थी उसके ऊपर, एंड दैट शोज हिज टैलेंट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक उम्दा इंसान वो थे और बाकी हर चीज से उम्दा थे, लेकिन इसमें भी वो किस तरीके से किया, और उनका जो उनकी जो स्टाइल जो है, उनका तरीका जो है, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग को किस तरीके से शूट किया गया, संगीत क्या था, कोरियोग्राफी क्या थी और लिरिक्स क्या थे, वो उनके हाथ में नहीं थे। वो तो भैया डायरेक्टर बैठ के डिसाइड करता है। लेकिन सिचुएशन की मांग क्या थी और कहाँ वो गाना डालना था और गाना कहानी को कहाँ किस कदर आगे ले जा रहा है, ये तय करना स्क्रीन प्ले राइटर का काम होता है। और अब्बास साहब ने एक इन दैट सेंस ही वाज अ कंप्लीट राइटर, और ये आपको इसमें से नजर आता है। मतलब बार बार आप देखोगे उनकी जो उम्दा जो फिल्में थी। तो इसके लिए लेट मी जस्ट स्टार्ट कि भैया एक तो ये है कि दी होल क्या कहते हैं थीम वाज एब्सोल्युटली क्लियर इसके अंदर, कि थीम उनका था कि हेरिडिटी से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट से आदमी का चरित्र बनता है। अब देखिए एक ड्रामेटर्जी उनकी देखिए, आप में से आई थिंक आई एम श्योर सभी लोगों ने आवारा तो देखी ही होंगी। स्टार्ट्स विथ एक ड्रामेटिक इंट्रीग जो देना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आपका तरीका इसमें और आपका तरीका धरती के लाल या बाकी जो आपने खुद जो फिल्में बाद में बनाए, साथ हिंदुस्तानी वगैरह, इट हैज टू बी डिफरेंट बिकॉज द लेवल एट विच यू आर पिचिंग द फिल्म, उसके हिसाब से आपको स्क्रीन प्ले बनाना पड़ेगा कि वो आप एक मेलोड्रामेटिक जो एक उसको कलर दे रहे हो कि बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कि भैया एक बाप जो है अपने बीवी को निकाल देता है एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, और अटल रहता है कि भैया शरीफ बाप का बेटा ही शरीफ हो सकता है। और ये क्योंकि उसके मन में ये बैठ गया है जो वो खुद पृथ्वीराज रघुनाथ कहता है उसके अंदर
कि अंधेरे में एक चोर की तरह ये शख्स बैठ गया है, उसका मैं क्या करूं। तो उसके वायरस की तरह अपने शरीर में वो घुस गया है, ये बिलीफ कि मेरी बीवी जो है किसी और के साथ सो के आई है, जग्गा के साथ, और उसकी ये औलाद है। तो बाप बेटे के विरुद्ध हो जाता है किसी। तो उसके लिए जो एक आपको वेटेज जो देना पड़ता है, उस ड्रामेटर्जी को एक हाइट पर ले जाना पड़ता है, उसका सुर जो है आपको शुरुआत से ही लगाना पड़ेगा कि द वे इन विच द स्टोरी इज कंस्ट्रक्टेड, दैट्स। तो राइट इन द बिगिनिंग पृथ्वीराज कपूर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है विटनेस में, और नरगिस इज डिफेंडिंग ऑल द थ्री कैरेक्टर्स आर राइट देयर, एंड राज कपूर इज इन द व्हाटएवर द प्रिजनर्स एनक्लेव में। मतलब ये सेटअप जो आपको क्लियरली दिखता है कि दिस इज हाई ड्रामा, दिस फिल्म इज अबाउट हाई ड्रामा व्हिच इट हैज टू बी। वहां से जो शुरुआत होती है, और जिस तरीके से नरगिस का कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटस्पोकन वुमन, जो जज को वहां खड़ा करके उसके सामने जो बोल रही है वो कि भैया नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपने अपनी बीवी को किस हालत में निकाला और क्यों निकाला, क्योंकि उसका इससे ताल्लुक है। थ्रू द कोर्ट केस, थ्रू हर बयान ऑल्सो एंड हर आर्ग्यूमेंट, जो वॉइस ओवर नहीं बरकरार रहता है, लेकिन द पॉइंट ऑफ व्यू वही हो जाता है कि वो कहानी जो है बता रही है कि क्या हुआ आपके साथ और क्या हुआ इस लड़के के साथ और क्यों ये ऐसा बन गया है। तो एक सिंपल थ्रेड उन्होंने पकड़ा कि आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस एक्सपीरियंस कि ये कैसे हुआ, ये क्यों जज का बेटा ये ऐसे कैसे बन गया। एंड यू स्टार्ट। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा कि थीम को आर्टिकुलेट करने के लिए आपको जगह, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा बनानी पड़ती है, पर वो जगह निकल आती है, एक ऑर्गेनिक रूप से जगह निकल आती है। अब आप देखिए कि इन दी 14th मिनट, और ये 14th मिनट में मैं टाइटल्स गिन रहा हूं जो करीब लगभग 3 मिनट के टाइटल है, मतलब इन द 11th मिनट फिल्म जब शुरू होती है, तब से आपका एक जो प्लॉट जो है वो एकदम ही उसमें चला जाता है। एक सेकेंड, इट गोज इनटू दी, इट लॉक्स, बोलते हैं ना गियर लॉक हो गया, तो गियर जो है वो लॉक हो जाता है, एंड दैट इज, आई विल शो यू हियर, लेट मी जस्ट डू द शेयर स्क्रीन। ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं ये टेक्नोलॉजिकली इतना माहिर नहीं हूँ, तो वो 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिएगा मुझे। शेयर स्क्रीन, शेयर साउंड, एंड ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हाँ सर, सॉरी, ओके, थैंक यू। तो लेट्स गो इनटू फुल। ये देखिए, एक थोड़ी सी टेक्निकल बात जरूर कहूंगा कि टू किक ऑफ द स्टोरी, फॉर द प्लॉट टू गो इनटू गियर, उसके लिए एक होता है इंसाइटिंग इंसिडेंट। अब हर फिल्म में देखोगे जो जो अच्छे तरीके से लिखी गई है कि कहानी शुरू तो होती है इस एक फ्रेम से कि हाँ भैया ये है, ये हुआ, ये कटघरे में ये खड़ा है, वगैरह वगैरह, और वो बोलती है कि मैं आपको कहानी बताती हूँ, और उसको लेके ये बताते हैं कि भैया जज, और वो पहले तो उसके जज के नजरिए से आ रही है, उसके बाद देन शी पिक्स इट अप, तो वो आ रही है कि भाई ये लोग कहीं डाक बंगले में जाते हैं, और वहां वो जग्गा का जो इंसिडेंट जो होता है, दैट इज व्हाट लॉक्स इट इनटू गियर। तो ये अपन वो जग्गा डाकू, हाँ, घबराओ नहीं, अब जेल में आराम से सो रहा होगा अभी, बदल बदल नींद आ गई। डर लगता तो मैं आऊं? नहीं मालिक नहीं, बाबूजी उनके साथ।
ये आपका विलन। छोड़ दो। निर्दयी लुटेरे कहीं के। कहाँ है तुम्हारा सरदार? कौन होते हो तुम शरीफों की बहू बेटियों को तंग करने वाले? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म शरीफों को आती है, चोर और डाकू को नहीं। और फिर मेरा दादा डाकू, मेरा बाप डाकू था, मैं नहीं था। तो तेरे पति ने मुझे भी डाकू बना डाला। मेरे पति ने? तुम हो कौन? जग्गा। मैं निर्दोष था, लेकिन तेरे पति देव ने मुझे दोषी ठहराया बिना किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप डाकू था, दादा डाकू था। एक अबला की लाश लूटने के झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवाया। इसलिए आज मैंने ये सोचा कि तेरे पति के कहे हुए का सच ही कर दिखाऊं। बुज़दिल औरत। ए बुढ़िया, ये कैसे क्या हुआ है? होश आया इसे? नहीं मैं वाली जाओ सरदार, अभी तक बेहोश है। इसे छोड़ दे सरदार, ये गर्भवती है, माँ बनने वाली है। इसको हाथ भी लगाएगा तो नरक की आग में जलेगा। गर्भवती है? बच्चे की माँ होने वाली है? इसके पति ने कहा था शरीफों की औलाद हमेशा शरीफ होती है और चोर डाकू की औलाद हमेशा चोर डाकू होती है। अब मैं देखूंगा वकील साहब की औलाद कैसी होती है। जब ये ठीक हो जाए। आर्टिकुलेट करके ये निकले। अभी इतना वक्त तो है नहीं कि मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊं, बिकॉज आई थिंक काफी वैसे भी अपन थोड़ा आगे निकल चुके हैं। तो ये बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की खूबी ये है कि लगभग भले ही 6 बार ये इनका जो थीम जो है कि भैया शरीफ का बेटा शरीफ होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, ये 6-7 बार उन्होंने आर्टिकुलेट किया है इस सारी फिल्म में, मतलब वर्बलाइज किया है। लेकिन जिस तरीके की उनकी एक ड्रामेटिक स्टाइल जो था कि कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये निकल के आता है, तो इट डजंट एवर स्टॉप द फिल्म, पॉज द फिल्म कि अच्छा भैया अभी ये एक मौका ढूंढ के जबरदस्ती अभी हमको बताया जा रहा है कि याद है ना ये फिल्म किस चीज के बारे में, इसके बारे में नहीं। ही अलाउज द स्क्रीन प्ले मोमेंट कि उसको वहां जरूरत पड़ती है। अब आपको आगे की कहानी थोड़ी सी मालूम है कि भैया ये उसके मन में एक शक आ जाता है, रघुनाथ मतलब पृथ्वीराज कपूर के मन में, कि हो सकता है ये बच्चा जो है उसका है। अब एक पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये बड़ा ट्रिकी इशू है कि अगर मानो जग्गा का बच्चा हो भी उसके पेट में, उसकी मर्जी से तो नहीं गई थी वो सोने के लिए, तो जो भी है उसके साथ जबरदस्ती ही हुई होगी उसको लेके। तो इसलिए, लेकिन फिर भी उस वक्त की परहैप्स जो नैरेटिव, सिनेमा में नैरेटिव मोरालिटी जो थी, और शायद जिस तरीके से परहैप्स राज कपूर आल्सो मस्ट हैव एक्सपेक्टेड इट, कि it becomes a point where this is never questioned. सवाल सिर्फ ये उठता है कि बच्चा किसका है, मेरा है या जग्गा का है। लेकिन इसके मन में ये था कि अगर जग्गा का बच्चा है तो मतलब तूने पाप किया है, तू पापिन है, तू कलंकिनी है। और वो उनकी जो भाभी जो है वो जो आके राम का जिक्र करती है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुली ब्रॉट इन देयर। दैट इज जस्ट वन असाइड दैट अब्बास साहब इज गिविंग, कि भाभी उसको कहती है कि तू क्या श्री राम से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने भी तो रिजेक्ट कर दिया था अपनी बीवी को, खुद सीता को रिजेक्ट किया, तो तू कौन होता है किसी अलग से बात करने वाला। तो दैट इज आई सपोज वन लिटिल टच की दैट ही हैज गिवन, बट खैर कहानी के हिसाब से यू नो कि उनको निकाल देता है। शी रिमेन्स डिवोटेड टू हिम, जाके बच्चा पलता पड़ता है। अब
ये जो जब वो जाता है यहाँ से लेके क्राइम की जिंदगी में, अब इसमें आप ध्यान से देखिए कितनी बारीकी से उन्होंने वो पूरा अनुभव जो है उसका बच्चे का, कि ऐसा नहीं है कि भैया वहां गया, और आमतौर से फॉर्मूला राइटर्स क्या करते हैं कि भैया बाहर वो कुछ गुंडे वुंडे आई मीन बदमाश लड़के हैं, उन लोग उसको बोलते हैं चल आ जा तू, पैसे लेते हैं, पैसे आ जाएंगे, अपन भेलपुरी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, चल तू भी आजा आजा आजा, क्या हो गया, एंड फट इनटू सीन ज्वारिंग। यार शशि कपूर जो है लड़का बहुत अच्छा ही, उसको देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उसकी अदाएं जो है वो बिल्कुल वो ग्रोन अप शशि कपूर की तरह थी, वो बच्चे की भी उसके अंदर, उसको बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वो जाता है बहुत अच्छा लगा देखकर। दैट द माँ जो है कोशिश कर रही है, और ये बच्चा भी कोशिश कर रहा है कि नहीं मुझे शराफत की जिंदगी जीनी है, पढ़ाई करने के लिए जाता है, बट ऑफ कोर्स अ सीरीज ऑफ थिंग्स हैपन, एंड दिस इज वेयर अब्बास साहब's philosophy comes in, कि फाइनली your destiny is determined by where you've been thrown in the in society, क्योंकि वो forces जो हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वो बच्चे को स्मॉदर कर देते हैं। तो उसको लेके वो स्कूल से भी निकाला जाता है, उसकी जो दोस्त है रीटा उसको भी, वो भी चली जाती है, उसका स्कूल बदल देते हैं वो, क्योंकि उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। अपने बाप से खुद से मुलाकात होती है, जो उसके घिन से देख रहा है उसको कि भैया तू सड़कों का है लड़का, और उसके बाकी के लोग जो बदमाश बच्चे हैं वो उसकी पिटाई कर देते हैं कि तू तो बूट पॉलिश करते है, तो बूट पॉलिश करते है, तो सभी तरीके से बच्चा फंस जाता है। और ऑफ कोर्स मेलोड्रामेटिक ट्रीटमेंट जरूर है और जरूरी है। घर पहुंचता है और माँ कहती है कि देख कुछ बना के रखा है तो तू खा ले और मुझे भी दे दे, और जाके देखता है बर्तन वर्तन सब खा लिया, और कहता है नहीं माँ मैंने खा लिया, तो बोलते मुझे भी दे दे, तो ही हैज टू गो आउट। बाहर भी वो जाता है, ही रेजिस्ट करता है, चुराने की कोशिश करता है, रोटी उनसे इल्तिजा करता है छोड़ दो मुझे, मेरी माँ भूखी है, बट दिस इज वेयर द हार्शनेस ऑफ दैट एनवायरनमेंट कम्स इन, कि उसको जेल में उठा के फेंक देते हैं और फिर जेल में वो बड़ा हो जाता है। तो अब्बास साहब ने 40 मिनट, 2 घंटे 53 मिनट की फिल्म है ये, उसमें से 40 मिनट उन्होंने केवल सेटअप करने में लगाई है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके इट इज गोइंग टू बी इस शख्स के लिए, राज के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आखिर तक इसमें से निकलना। तो इसके लिए दिखाना है कि उनकी सारी कोशिशें जो थी वो नाकामयाब इस हद तक हो जाती है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास, समाज ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है तुम्हारे लिए। सो देखो, ये मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि अब्बास साहब अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को ना छोड़ते हुए एक कमर्शियल और पॉपुलर फॉर्म में उसको डाल के दोनों को बरकरार रखे, कि ही इंसिस्टेड ऑन शोइंग कि नहीं, दैट सोशल एनवायरनमेंट कैन बी सो हार्श कि एक्चुअली आपकी डेस्टिनी वो बना देती है, आपके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। एंड एट द सेम टाइम ये रोतू फिल्म नहीं है, ये कोई मतलब जो उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि भैया एंटरटेनिंग होनी चाहिए, एंटरटेनिंग है बाकायदा, ड्रामेटर्जी इज वेरी एंगेजिंग, वेरी ग्रिपिंग। अब पेसिंग देखिए उसकी, 2 घंटे 53 मिनट की फिल्म है विनीत, और इसके अंदर मैं आपको मतलब चुनौती देता हूं कि आप ढूंढ के निकालिए मुझे कि अंजुम ये किस्से की आवश्यकता नहीं थी। क्या ये टेप पे स्पीकर जी No, please continue. Yeah, there was some disturbance. वो आप मुझे दिखाइए, 2 घंटे 53 मिनट की फिल्म, एक गाना आप निकाल के दिखाइए, मुझे बताइए कि भैया वो गाना आप निकालोगे जो स्क्रिप्ट जो है, फिल्म जो है लड़खड़ा जाएगी, एक सीन निकालोगे स्क्रिप्ट लड़खड़ा जाएगी। दैट वाज द टाइटनेस। मतलब एज अ राइटर, एक स्क्रीन प्ले राइटर, जो बहुत ही मामूली किस्म का मैं अपने आप को राइटर मानता हूँ, जो सच है, मेरे पास कोई ऐसा ग्रेट टैलेंट में अपने आप को नहीं टैलेंटेड मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, लेकिन इतना जरूर मैं अपने आप के लिए कह सकता हूं कि स्क्रिप्ट को अप्रिशिएट कैसे करना, ये आई थिंक मैं जानता हूं। आई एम अ गुड अप्रिशिएटर एंड दिस इज स्क्रिप्ट ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। तो इसमें आप देखिए भी कि ये जो सबप्लॉट जो है, स्ट्रैंड जो है, एक तो रोमांस का जो है, कैसे रोमांस का प्लॉट एक पैरेलल तरीके से नहीं चलता है, वो मेन प्लॉट के साथ जुड़ा हुआ है,
क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करने लगता है वो वकील है, ओके, और उससे अपनी पहले असलियत छुपाता है, फिर असलियत निकल के आती है, लेकिन फिर भी वो सहानुभूति दिखाती है और उसको लेके फिर इसके लिए इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करती है और इसके लिए लड़ती है। तो वो रोमांटिक ट्रैक का मेन जो प्लॉट है, जो थीमेटिक प्लॉट है, उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बाप बेटे की ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसके क्राइम की जिंदगी के साथ तो जुड़ी हुई है, माँ बेटे का जो है वो जुड़ा हुआ है, विलन और हीरो का जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेल निट तरीके से, आपको कहीं भी ये नहीं लगता है कि भैया ये एक जो होते थे ना पहले जमाने में कि अच्छा भैया एक कॉमेडी ट्रैक डाल दीजिए, अच्छा अभी गाने का टाइम आ गया डालो, लोग बोर हो जाएंगे, अच्छा एक्शन किधर है, अच्छा कुछ क्रिएट कीजिए। तो वो जो एक इनऑर्गेनिकली जो क्रिएट करते थे, ये नहीं होता, उसी सॉइल में से ये निकलता है, कहानी के सॉइल में से ही ये सारे जो आपके प्लॉट्स और उसके ड्रामेटिक हाइज जो है वो निकलते हैं, और काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आप जानते हैं उसके अंदर, और एंटरटेनिंग भी माने जाते हैं कि जिस तरीके से वो इस लड़की को मिलता है जवानी में, उसको मालूम नहीं है कि ये वही लड़की है जो मेरे बचपन में मेरी एक दोस्त थी, और उसकी तस्वीर जो उसने लगा रखी, और बिल्कुल बहुत अच्छी लड़की थी वो, याद है इसको कि दैट वाज माय फ्रेंड। तो उसका पर्स चुराता है ये एडल्टहुड में, फिर पता चलता है साले अंदर गाड़ी की चाबी तो है नहीं ना, ये बारीकी देखो आप उसकी। तो वो लौटाने जाता है, बोले लौटाने जाऊंगा तो साली पकड़ लेगी मेरे को, बोलेगी कि तूने ही लिया था। तो वो बोलता है कि नहीं वो देखो कोई लेके भागा है, मैं उसके पीछे भागता हूँ, जाता है एक्टिंग करता है कि दीवार के पीछे के कैसे वो चोर के साथ लड़ रहा है, खुद के कपड़े फाड़ता फूटता है और वहां से निकल के आता है। ये देखो, ये जो वो कहते हैं अब्बास साहब एंटरटेनिंग। अब मकसद इस सीक्वेंस का वही है कि लड़की से कैसे थोड़ा सा और रिश्ता आगे बढ़े, पता चले कि ये वही है, उसको पता चले कि मैं वही हूँ, ताकि एक प्यार हो जाए। लेट अस नॉट वेस्ट टू मच टाइम। दो सीक्वेंस में विनीत, दो सीक्वेंस में टक करके सुर लग जाता है, एंड दे आर लवर्स, एंड दे आर लवर्स। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाएगा, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये इतना जल्दी थोड़ी हो सकता है। सो वो भी आप अगर आप देखें, नोटिस करें, तो उसके अंदर एंटरटेनमेंट है। ये मुझे मत कहिएगा कि अब्बास साहब मेड ड्राई फिल्म्स एंड ऑल। वो खुद की जो उनकी जो फिल्में थी उसके बारे में एक अलग से बात होनी चाहिए कि क्या उनके पास रिसोर्सेस थे, किस किस्म की उनकी सोच थी। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि ही वाज द डायरेक्टर्स दैट ही वर्कड विद वर राइटर्स डायरेक्टर्स, एंड ही वाज अ डायरेक्टर्स राइटर। वो केमिस्ट्री जो उनकी है और जो एनर्जी जो उसमें से निकल के आती है, तो एज अ प्रोफेशनल राइटर ही वाज ए ग्रेट। श्री 420, इवन मेरा नाम जो बॉबी, मतलब अब्बास साहब बॉबी लिख रहे हैं, बॉबी में भी वो उनका पॉलिटिकल वो नहीं हटा, जो प्रेमनाथ का जो है देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारी बातें वो लेके आते हैं। एक और बात कहूंगा मैं जो आवारा के संदर्भ में, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कि जिस कदर अपनी जिंदगी वो अपने उसूलों के बेसिस पे जो जीते थे, कि उनका जो he was, ये अंग्रेजी में कहूंगा कि he was his principles personified, he was idealism personified, he was humanism personified, कि वो था। उसी तरीके से आप देखोगे कि उनकी फिल्मों में, जहां तक मैंने सारी की सारी फिल्में तो नहीं देखी उनकी, बट काफी सारी देखी है, कि कम से कम एक कैरेक्टर हुआ करता था वो एक्चुअली लिव्ड दैट आइडियलिज्म, who was an optimist, because उनकी हर फिल्म लगभग एक उम्मीद के उसके ऊपर एंड होती थी। जो सईदा आपा ने पिछली बार कहा था कि वो हमेशा एंड में लिखते थे द बिगिनिंग, क्योंकि वो होप आता था कि अभी तो ये मामला सुलझा है, तो अभी एक नए सर से एक उम्मीद की जिंदगी यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो वो होप देने वाला एक ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर, एक ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टर हर फिल्मों में होता था। अनहोनी में आप देखें तो वो जो रूप का जो कैरेक्टर है, डबल रोल है, तो रूप का जो कैरेक्टर, शी इज दैट गुडनेस। इसमें रीटा का कैरेक्टर जो है, नरगिस का कैरेक्टर, कि कितनी भी उसके बारे में हकीकतें निकलती, वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ती, आती उसके पास, वो बोलती कि भाई तुम निकल सकते हो, इसे तुमको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की, इसे पर अभी फिर कोशिश करते, मैं विश्वास दिलाती। दैट बुलंद ऑप्टिमिज्म जो है वो उन्होंने पर्सोनिफाई करके कैरेक्टर में डाल दिया, कि कैरेक्टर की इमोशनैलिटी ऐसी है, और ऐसे नहीं है कि कहां से ये डिस्कवर होगी, बचपन से वो वैसी है। बचपन से ही रीटा का कैरेक्टर एक कंसिस्टेंटली एक सुर को लेकर चल रहा है।
तो इसमें भी आप देखें कि वो रीटा का जो है कि रोमांस में कई ऊंच नीच आते हैं, कि जहाँ पहले वो चोर बन के आता है उसके पास, उसके बाद वो अपने आप को अपनी वो जो क्राइम की जिंदगी है वो छुपाने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद एक टाइम पे आके वो डिस्कवर हो जाती है, और डिस्कवर होने के बाद वो बड़ा मायूस हो जाता है, यानी हम तुझसे मोहब्बत करके सनम हंसते ही रहे, रोते ही रहे, हंसते ही रहे, मतलब खूब दुख सहन कि मैंने क्यों ये प्यार किया इसके अंदर, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। उसको पता चल गया, वो शी विल रिजेक्ट मी, जजमेंट आ जाएगा मेरे ऊपर, जैसे उसके बाप ने किया मेरे गुनाह, पर वो आती है उसके पास, वो कहती नो वी विल ट्राई, एंड देन ही ट्राइज अगेन। तो एंड देन ऑफ कोर्स वो जग्गा को लेके वो तो गड़बड़ पूरा हो जाता है, और उसको लेके जग्गा का खून हो जाता है इसके हाथ से, अपनी माँ को बचाने जाता है वो, और उसको लेके वो कटघरे में आ जाता है। तो एक हर कैरेक्टर में जो एक अगर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जो हम लोग स्क्रीन प्ले की भाषा में बोलते हैं कि कैरेक्टर आर्क होना चाहिए। कैरेक्टर आर्क क्या होता है विनीत, कि जब कैरेक्टर प्लॉट के मुश्किलों से झूंझता है, हर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है उसको लेके इससे बढ़कर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, और ये मूवमेंट होता है जनरली स्क्रीन प्ले का। तो इस दरमियान केवल ये नहीं है कि वो प्लॉट को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, खुद में बदलाव क्या आ रहा है, वो दैट इज कैरेक्टर आर्क, कि कैरेक्टर इस इनसिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस को लेके कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो आपको जॉन लेनन का एक गाना याद होगा जो उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा था, ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल 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 बॉय, बेटे के लिए लिखा गया था। उसके अंदर अंतरा एक जो है, अंतरा के अंदर एक लाइन है जो मैंने 1984 में सुनी थी, और मुझे जब स्क्रीन प्ले राइटिंग शुरू हुआ तो बहुत याद रही वो ये कि लाइफ हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। तो ये स्क्रीन प्ले में बिल्कुल लागू होता है कि जब कैरेक्टर तो भैया प्लॉट को सुलझाने में लगा हुआ है कि भैया कैसे मैं गुजारा करूं, कैसे मैं अपनी असलियत छुपाऊं, कैसे लड़की मुझसे प्यार करे, कैसे फिर भी मैं अपना झूठ भरकर उस पर लगा हुआ है वो। लेकिन उस दरमियान उसके अंदर जो बदलाव जो आ रहा है, दैट इज लाइफ हैपनिंग, एंड दैट इज डायलेक्टिकल जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लॉट एंड कैरेक्टर। देयर इज, क्या बात है कॉमरेड आप यूनिवर्सल भाषा में बोल गए। ओके, मेरे को वो शब्द आया नहीं उस टाइम पे, सूझा नहीं, बट करेक्ट, द डायलेक्टिकल इंटरप्ले between plot and character determines that not only the plot is attacked or addressed by the writer, but the in that struggle जो होती है, the struggle dialectically transforms in the process। और ये आपको नजर आता है तीनों मेन कैरेक्टर में। और ये विनीत बात याद रखे पॉपुलर फॉर्म में कि सिर्फ वही कैरेक्टर नहीं बदलता है जो विलन होता है, क्योंकि अगर विलन बदलने लगा तो फिर वो विलन नहीं रहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका, तो फिर आप भैया एंटेगोनिस्टिक फोर्स, अपोजिंग फोर्स कहाँ से लाओगे। तो ये एक पॉपुलर सिनेमा का जो एक बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, तो जगह नहीं बदलता है, ये तीनों कैरेक्टर्स में जबरदस्त बदलाव आता है। और क्योंकि द मेन एंटेगोनिस्टिक फोर्स इमोशनली बाप है, तो बाप में सबसे बड़ा बदलाव आता है कि एंड में बेटा करके वो जब जाता है, आपको याद होगा वो उसके अंदर जब वो पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं गलत था, ओके, और मैंने गलती की है उसके अंदर, और अन्याय किया है, जज होने के बावजूद मैंने नाइंसाफी की है। तो ये बाकी मैंने काफ़ी क्लिप्स नोट किए थे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर अनहोनी की बात करनी हो एटलीस्ट 10 मिनट, तो फिर ये क्लिप्स को मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नहीं, पहले अनहोनी की बात कर लेते हैं जी क्योंकि जी वो बहुत जरूरी जी जी। अब अनहोनी में उनका ये कहना है, अब्बास साहब का, जो मैंने उनकी इंटरव्यू में पढ़ा, कि उन्होंने कहा कि अनहोनी की ख्वाहिश जो थे, ऐसी कहानी की ख्वाहिश आई नरगिस से, तो उनकी बदौलत इन्होंने ये लिखी। जब उन्होंने ये कहा कि आवारा में आपने लड़के को बनाया था कि कैसे वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के उसको लेके कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कैसे ये थीम आप ले आए थे उसके कैरेक्टर में, राज के कैरेक्टर में, अब मेरे कैरेक्टर में लाइए, आप मुझे एक ऐसा रोल दीजिए, ये थीम मुझे बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए ये बनाया। अब अनहोनी में अगर आपको मैं ये कहूं
कि थोड़े प्रॉब्लम घुसाए और वो समझना जरूरी है। चक्कर ये होता है ना विनीत कि फिल्म की कहानी किस वजह से आप शुरू कर रहे हो, कितना आप थीम से बढ़कर कहानी को अब्जॉर्ब कर रहे हो, कैसे आपके शरीर में से फिर वो निकलने लगती है, इस अंदाज से निकलती है कि थीम उसके अंदर समावेश थीम का हो जाता है और उसको लेके कहानी के एहसास के जरिए दर्शक को थीम का एहसास होता है। वे एक्सपीरियंस द थीम, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ड्रामेटिक नीड के हिसाब से वो थीम निकल के आता है एंड दैट इज बिकम्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब उसके लिए you have to live with the idea, with the theme and the story for a while, ताकि वो आपके शरीर में, आपके खून में वो असिमिलेट हो जाए। जो आपको आवारा में नजर आता है, क्योंकि आवारा उनकी ओरिजिनल आइडिया थी, उन्होंने ये थीम को ट्रिगर दिया जब उनके अंकल का जो भी किस्सा उन्होंने बताया उसको लेके कि तो इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक कंस्ट्रक्शन जो हुआ, जो कंस्ट्रक्शन भी नहीं बोलते, डिस्कवरी ऑफ द स्टोरी हम लोग कहते हैं कि ही डिस्कवर्ड अ स्टोरी triggered off by the uncle in the script of Avara। अभी अनहोनी अगर उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर लिखा उसी थीम पर, जहाँ थीम के इतने सारे पहलू आपने एग्जॉस्ट कर दिए आवारा हर किस्म से, जहाँ आपने समाज कैसे सामाजिक वातावरण कैसे एक शख्स को गुनाह की तरफ ले जाता है, क्राइम की तरफ ले जाता है वगैरह, वो आपने पूरा 40 मिनट का अनुभव किया उसके, so that you explored it fully। आपने समा बांध के ये पूरा आपको कन्विंसिंगली दिखाया कि देखो इसलिए होता है, ताकि आई कांट चैलेंज भाई अरे क्या बात करे यार, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, गरीब लोग अच्छे नहीं बनते हैं क्या, अरे तू हालात देख उसकी। और उन्होंने वो हालात विस्तार से बताए विदाउट मेकिंग इट बोरिंग। अनहोनी में वो मौका नहीं। तो बहुत बार ये होता है कि भैया कोई संगीत मतलब गाना शुरू करता है और शुरुआत में विनीत अगर सुर गलत लग जाए ना और फिर आप आगे निकल जाओ बिकॉज ऑफ टाइमिंग या रिकॉर्ड हो रहा है, तो उससे फिर निकलना, उसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक अनहोनी में ये हुआ कि थोड़े से शुरुआत के सुर जो है, जब प्लॉट लॉक हुआ, प्लॉट मतलब ये हेरिडिटी वाला प्लॉट लॉक हुआ, तो वो सुर गलत लगने लगा। और उसके अंदर अगर आप देखिए तो अनहोनी की कहानी शायद आप लोगों को मालूम है कि एक आदर्शवादी लॉयर है, वकील, जिसका इश्क हो जाता है एक रूप नाम की औरत से, जो एक ठाकुर मतलब एक रईस की बेटी है। वहाँ कोई क्लास प्रॉब्लम नहीं आता है, ठाकुर इज वेरी हैप्पी। लेकिन उसकी मुलाकात होती है एक तवायफ से, और वो तवायफ का चेहरा जो है हूबहू रूप से मिलता है, उसका नाम है मोहिनी, मिलता है उससे। और ये पता चलता है बाद में कहानी में कि इस तवाइफ के साथ, इसकी माँ के साथ ये ठाकुर का एक रिश्ता था, नाजायज रिश्ता जो भी था उसका, और वो जाता था अक्सर, और उनके बीच में जो भी संबंध थे, और उसको हुई लड़की। अब ये कहती है तवाइफ कि भैया तू इसको अपना ले ताकि बच्ची को एक इज्जत वाली जिंदगी मिले। तो वो डरपोक निकला, बोलता है नहीं मैं नहीं अपनाऊंगा। तो वो क्या करती है, उसके घर में जाती है, उसकी खुद की बच्ची हुई है, तो वो एक्सचेंज कर देती है, ये बच्ची वहां डाल देती है, वो ठाकुर की बच्ची खुद ले लेती। तो ठाकुर की बच्ची तवाइफ के रूप में बड़ी होती है मोहिनी, और ये जो है तवाइफ की लड़की जो है उसमें होती है। तो ये कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए ना तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही एक सादगी और एक सरलता से ये कॉन्सेप्ट आता है कि भैया आपने एक सिंपल एक्सचेंज कर दिया और आपने दिखा दिया कि भैया ये जो है, क्योंकि तवाइफ वहाँ पलती है ठाकुर के खून वाली बेटी, तो वो तवाइफ बन जाती है, और यहाँ जो होती है वो भैया शरीफ बन जाती है, सिंपल। लेकिन कैरेक्टराइजेशन जो होता है ना, वो बहुत बहुत अहम होता है। तो मोहिनी का कैरेक्टर जो उन्होंने किया वो इतना एक्सट्रीम बना दिया उन्होंने कि उसके अंदर वो जिस तरीके से बिहेव करती है वो बहुत ही एक मतलब शी लुक्स लाइक अ पर्सन हु इज इम्पर्सनेटिंग अ तवाइफ, के उसके अंदर कोई एक जो कोई भी एक रिडीमिंग क्वालिटी अगर आप दें तो एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी निकल के आती है।
पर क्योंकि आपने कहानी तय कर ली है कि इसमें इसका उद्धार नहीं होने वाला है, मोहिनी's कैरेक्टर इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, ये आई थिंक पहले से तय हो चुका था। एंड दैट आई समटाइम्स वंडर व्हेन आई वॉच perhaps it was a mistake, I don't know। ये छोटा मुंह बड़ी बात हो गई इसके अंदर कि भैया ये कमेंट करे इस तरीके से, पर अभी तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, कॉन्जेक्चर ही कर सकते हैं कि किस वजह से ये थोड़ा सा ये सुर थोड़े से मेरे हिसाब से कि थोड़े से ऑड किस्म के सुर लगने लगे। तो अगर आपने एंड में तय कर लिया है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है मोहिनी का, and Mohini will remain a greedy and an unethical and an immoral person all the way through, तो आपने उस कैरेक्टर को एक मल्टी डायमेंशनलिटी का फिर मौका नहीं दिया। तो there is a certain, क्या बोलूँगा मैं, like a held breath quality I sensed when I was watching it, कि जब भी मोहिनी के सीन आए, the problem is only मोहिनी according to me, मोहिनी का कैरेक्टर, कि आपने एक जकड़ के रखा कि नहीं इसी तरीके से उसको दिखाना होगा, नहीं तो ये कहानी जो है उस दिशा में जाएगी नहीं। और हो सकता है कुछ जल्दबाजी भी इसके अंदर आ गई हो, I don't know about that. He was also making it on a budget which was not very high, and he also says कि आखिर में कुछ I think 2 पार्टनर जो थे उनके मैं नाम भूल रहा हूँ, 50-50 हज़ार रुपये मिले, और एक जो थे गुलशन राय ने अपना पूरा बना दिया, और दूसरे जो थे मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो बेचारे। तो उन्होंने कहा कि भैया होनी की अनहोनी की होनी हो गई, अपने बायोग्राफी में उन्होंने ये लिखा है उसके अंदर कि कैसे हाउ टू पीपल सफर डिफरेंटली। बट उसमें अनहोनी में ये एक बात तकलीफमंद आती है, और एक बार विनीत सुर कभी गलत लग जाता है ना तो आपकी ड्रामेटर्जी मार खा जाती है, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू लीड अप कि भैया सीक्वेंस जहाँ ये लड़की का कैरेक्टर निकल के आए, कि जहाँ वो चाहने लगती है कि भैया मुझे केवल इसकी दौलत और जायदाद और इज्जत नहीं चाहिए, मेरी वो जो भी वो जो बहनी है, बिकॉज बाप एक ही है उन दोनों का, पर मुझे उसका जो लवर है वो भी चाहिए। अब क्यों चाहिए ये बात आती नहीं है उसके अंदर। वन फाइन डे शी सेज कि मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे राज चाहिए, क्योंकि मैं राज से बेहद मोहब्बत करती हूँ। और उसके एक भी एक्शन में ये नजर नहीं आता कि एक्चुअली ये बात ऑर्गेनिक है, कि उसके दिल में इस जज्बात ने एक्चुअली व्हाटएवर जगह बनाई है या ये अभी उभर के आई है इस कदर के वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, लेकिन उसको राज चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि 40 मिनट तक इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कहानी चलती है। वाकई अगर आप लोग देखोगे, जिन्होंने नहीं देखी है, सईदा आपा ने तो देखी होगी, आई डोंट नो उनके इसके बारे में विचार या टिप्पणी क्या है अनहोनी के बारे में। ये तो मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, हो सकता है सब्जेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि मैंने आवारा देखी और उसके 2 दिन बाद अनहोनी देखी, तो शायद मुझे ये भी मायूसी हुई हो कि नहीं, वहाँ की एक स्क्रिप्ट का एक कैलिबर था ख्वाजा साहब, और यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ये एक हिल गई है बात। खैर वो जो हो सो हो। तो चक्कर ये है कि उसको लेके फिर वो टर्न्स थोड़े से उसके अंदर गलत आने लगे, लेकिन एलिमेंट्स अगर आप देखो, ओके, वो एलिमेंट्स का अब अगर पहले 40 मिनट में जब तक वो मोहिनी आती नहीं है सीन में और इसके घर में जब तक नहीं घुस जाती है, तब तक आप देखो कि पॉपुलर फॉर्म के जो एलिमेंट्स जो थे, मेलोड्रामा, ओके, ह्यूमर, ठीक, अ सर्टेन मोरालिटी के जिसके वहाँ पीछे हो, परफॉर्मेंसेस एंड ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट, ये जो बातें जो ये इसका इस्तेमाल जिस तरीके से उन्होंने किया है पहले, यू रियलाइज कि यस दिस इज विंटेज ऑफ अस, दिस इज ग्रामर कि चलो। और मैं तो एकदम मतलब आई रियली सैट डाउन, आई थॉट यार अगर ये काम का वो नहीं होता, विनीत ने अगर ये नहीं कहा होता कि इसके ऊपर टॉक करना है, तो मैं तो ड्रिंकिंग बना के बैठ जाता उसके कि भैया ये इसके अंदर ये तो खुशबू आ रही है, कौरमे की खुशबू आ रही है मेरे को, ये तो बड़ी अब्बा, ये तो मैंने फिल्म देखी नहीं है। उसके अंदर आप देखिए कि I'll just tell you the first 2-3 scenes, okay? Because it's still very fresh in my mind and I was so happy. Right in the beginning, there's an ordinary man. You don't even recognize him on the small screen that this is Raj Kapoor. साइकिल पे टंग 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 करके आता है, वो घुसता है और जाके बोलता है मुझे मैं किराएदार हूँ वहाँ का, नंबर 12 लालबाग में, और मुझे बात करनी है मकान मालिक से। उसने कहा आप छोटे सरकार से बात कीजिए। तो अंदर जाता है तो नरगिस बैठी है, बोलते माफ कीजिए मैं गलत कमरे में आ गया। बोले क्या किससे मिलना है? बोले मुझे छोटे सरकार से मिलना है। कहिए। अरे आप हैं?
अब तो छोटी सरकार होनी चाहिए। वहां से दोनों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वेयर शी सेज कि भाड़ा नहीं दिया 6 महीने तक, मैं साला निकाल दूंगी तुम्हारे को। इधर निकाल के देखो, मैं मुकदमा कर दूंगा, आपने पुताई नहीं किया, आपने सफाई नहीं किया, पानी बड़ी टपकता है और नल में पानी नहीं है। और जाके उसके बाप से बोलते हैं, बाप आदर्शवादी है, तो बाप बड़ा पसंद करता है इसको कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है, बोलता है तू फ्री में रहे। तो नरगिस और भी खफा हो जाती है इससे कि भैया मैं अभी उसको निकाल रही हूँ और पापा आप तो पिताजी आप इसको फ्री में रख लें। तो पिताजी कहते हैं कि आज शाम को उसका जन्मदिन है और ये अलाउड है, तो रूप बेटी का, तो तुम भी आओ। अब कैसे वो छोटा आदमी बेचारा, उसके पास कपड़े नहीं है, सब फट जा रहे हैं वगैरह, तो वो कर के किसी तरीके से आता है। एंड देन ही ट्राइज टू गो टू, रूप बैठी है अपनी दोस्त सलमा से बात कर रही है और ये जाता भी है, नमस्ते एक्सेट्रा, शी इग्नोर्स हिम। ये बिल्कुल एक अब्बास साहब का जो एक तरीका है पॉपुलर फॉर्म में ये दिखाना कि कैसे छोटे आदमी को बड़े आदमी, मतलब अमीर आदमी, कैसे एक कंटेम्प्ट से ट्रीट करते हैं, देन हाउ द कमबैक विल कम। तो क्योंकि जितना आप उसको ज्यादा उस तरीके से ट्रीट करो, उतना ही आपको ज्यादा मजा आएगा जब वो कमबैक करेगा। तो वो बड़ा खफा हो जाता है और वो मायूस हो जाता है और निकलने जाता है, उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है और वो बड़ी अच्छी लाइन है कि भैया तू और यहाँ इसे यही पूछ रहे हो ना कि फटीचर वकील ये बड़े लोगों के घर में कैसे घुस गए। सही बोल रहे थे, शायद मुझे एक वो जो खूबसूरती को नजर ना लगे तो एक काला टीका लगाते हैं ना, वैसे मुझे काला टीका समझ के यहाँ बुलाया गया। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, बहुत अच्छे संवाद है अब्बास साहब के। तो वो कहता है, अनाउंस करता है कि ये गाना गाएगा अभी वो। अब गाने में ये देखो पॉपुलर जो फॉर्म जो आता है इसके अंदर कि वो गाना शुरू करता है एंड नरगिस इज टेकन अप कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो संगीत को लेके कैसे उसका एक आकर्षण पैदा होता है। एंड ये वही गाना है जो सईदा आपा ने अपनी वो शॉर्ट फिल्म में कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, सुपर। एंड फॉर ख्वाजा साहब टू गिव तलत महमूद वॉइस टू राज कपूर, हालांकि राज कपूर को मुकेश के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते, बट ही इंसिस्टेड। और कितना अच्छा गाना है, और उसको देख के ये औरत उठ के आती है और बाकायदा जैसे पहले हुआ करता था पियानो पे लीन कर रही है और ये गा रहा है, और तब वो दूसरा अंतरा उसको सुनाता है, ये सच है तेरी महफिल में मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं, यूं मुझसे निगाहों को ना चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा। एंड मतलब इसके बाद क्योंकि म्यूजिक है और पॉपुलर उसके अंदर के गाने में अगर इश्क हो जाता है तो ये मान के चलिए आप अटल हो गया, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंस में वो दिख जाते हैं उसकी आंखों में और जिस अंदाज से वो देख रही है, नजरें झुका रही है, हो गया। एंड इन द नेक्स्ट सीन ये लड़का गया है ठाकुर साहब के पास उसका हाथ मांगने के लिए कि आप अनुमति दीजिए क्योंकि रूप और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। तो ये एफिशिएंसी जो है जो पॉपुलर फॉर्म आपको देता है गाने का इस्तेमाल करके, ये अब्बास साहब खूब जानते थे। एनीवे, तो ये इसी को लेके फिर बात आगे जाती है और खैर वो जो भी आगे जो कहानी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सईदा आपा, ये आपने ऑब्वियसली नोटिस किया ही होगा कि एंड में वो होप के बेसिस पे ये थीम का जो होप जो होता है कि भैया एक बिगिनिंग अभी शुरुआत हुई कि ये जो लड़की जो थी जो तवाइफ के कोठे पे पली पड़ी थी और वॉटेवर उस माहौल में सामाजिक वातावरण में आई थी, लेकिन कैसे यू रिकग्नाइज हर मेरिट एंड हर मेटल एंड हाउ शी फाइंड्स अ प्लेस इन सोसाइटी, ये नहीं होता है। एंड में शी किल्स हरसेल्फ। ओके, आई एम सॉरी मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी देना ही पड़ रहा है कि कैसे अपने बाप के फोटो फ्रेम को वो गोली मारती है। हालांकि उसकी शादी हो जाती है राज के साथ, राज कपूर के साथ, छल कपट कपट से होती है क्योंकि वो, I won't go into the details, but रूप sacrifices because रूप discovers कि मैं उस तवाइफ की बेटी हूँ और ये लड़की इस घर में इसका हक है और इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो I have to make up for it, मुझे वो देना पड़ेगा। और बाप के लेटर से भी उसको वो पता चलता है, बाप कहता है कि भैया प्लीज गिव हर हर ड्यू, तो वो सब कुछ दे देती है, जायदाद सब कुछ, एंड राज को भी सैक्रिफाइस कर देती है। तो एंड में राज रिजेक्ट्स हर, he says नहीं मैं नहीं कर सकता इसके साथ, बिकॉज शी डजंट रिफॉर्म वन जॉट, नॉट वन जॉट। तो एंड में जाके वो बहुत सिनिकली वो बाप के फोटो फ्रेम को वो गोली मारती है कि शी सेड आपको मार दूंगी, आपने मेरे साथ ये किया, और वो फोटो फ्रेम जो है उसके ऊपर गिर जाता है एंड शी
dies. So सईद आबा इसमें तो दी एंड ही आता है, इसके अंदर तो बिगिनिंग नहीं आ रहा है. मैं तो इंतजार में था क्योंकि आपका मैंने सुन लिया था. मैंने कहा 3/4 ऑफ द फिल्म थ्रू वाकई मैं सोच रहा था कि ये आई वुड लाइक टू सी कि ये इसमें कैसे लाने वाला है बिगिनिंग. और मैं क्लॉक की तरफ, आई मीन काउंटर की तरफ जा रहा था, ऐसे 25 मिनट 20 मिनट बाकी, इतना जल्दी तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे अब्बास साहब, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ ले जा रहे हैं, बिगिनिंग कहाँ से आने वाला है. फिर मुझे ऑब्वियसली एंड में अंदाजा आया कि वो नहीं, उस तरफ नहीं जा रहे, उनकी कहानी का इसमें एक ट्रेजेडी उन्होंने लिखी, वन ऑफ द परहैप्स फ्यू ट्रेजेडीज दैट ही रोट. तो खैर एनीवे, एज यू कैन सी विनीत, आई कुड हैव गॉन ऑन. मैं बहुत कुछ दोनों फिल्मों के बारे में और अब्बास साहब के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आपने सिर्फ कहा है कि भैया अभी 40 विदाउट द क्लिप्स इवन इन अनहोनी कि एक आर्क तो मैंने एक्सप्लेन अपने तरीके से किया है. आवारा में भी एंड में जो मैंने किया है बहुत ही खूबसूरत तरह से इन दोनों फिल्म्स के बारे में अंजुम ने हमारे सामने बात रखी. और ये एक जिसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तथ्य जिसको सुनकर के दुख हुआ कि उन्होंने एक फिल्म को इस दुखांत के साथ बनाया जिसमें उन्हें भी द एंड लिखना पड़ा, द बिगनिंग नहीं लिख पाए. और हकीकत, फितरत कितनी हकीकत से और कितनी कुदरत से बनती है, इसके इस जद्दोजहद में की बात ही अंजुम हमारे बीच में रखना चाह रहे थे. हालांकि राजीव कुमार शुक्ल हमारे साथ में हैं, जो खुद भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ जुड़े रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो जेंडर का मामला भी अनहोनी के भीतर काफ़ी महत्वपूर्ण था, और उसके साथ ही जो पहली फिल्म आवारा थी उसके भीतर भी एक क्लास का और एक्सप्लॉयटेशन का, जिसके बारे में आपने भी इशारा किया. तो उसकी रीडिंग्स हैं बेशक, और हम सईदा जी से बेशक सुनना चाहेंगे उनकी रीडिंग्स भी किस तरह की हैं. और बल्कि मैं ये साथ में बताना चाहूँगा कि अंजुम ने जब इस फिल्म के बारे में बात करनी शुरू की तो हमेशा मैंने उनको सुना है कि वो एक कुछ ट्रायंगल्स, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स बना करके फिल्म की कहानी को देखते हैं, और अगर कोई कतरा, कोई हिस्सा उस ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है, किसी का लूज एंड है अगर कहानी में, तो वो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं अपने साथ मुकम्मल उस तक नहीं पहुंच पा रही है, मुकाम तक, ऐसा महसूस होता है. तो उन्होंने उसी अंदाज में अपनी बात को रखा, और मैं अब सईदा जी को यहाँ पर बुलाता हूँ अपनी बात रखने के लिए. सईदा जी ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, और भी उनके बहुत सारे परिचय हम सब जो यहाँ पर जुड़े हैं वो जानते हैं. वो खुद एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, और उनकी यहाँ मौजूदगी से हम सबको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं. सईदा जी. जी शुक्रिया बहुत बहुत विनीत. पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं चांसलर थी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, और मैंने आप तशरीफ लाए थे अंजुम अब्बास सेमिनार में, वो आपका वो जो आपने उस वक्त जो बात कही थी वो भी मेरे दिल पे नक्श है, एंड हाउ कुड आई एवर फॉरगेट. सो ये शुरू में ये बात मैं कहना चाहती हूँ. एक उर्दू में एक लफ्ज है विनीत, उर्दू का लफ्ज है मबहूत. अब इसका मतलब मेरे ख्याल में आप अंजुम तो शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे. इट्स अ वर्ड व्हिच मींस मेस्मराइज. और मैं इस वक्त पिछले 1 घंटे से मैं अंजुम की बात सुन के मैं मबहूत बैठी थी इनकी बात सुन के, क्योंकि आप जाहिर है मैंने अभी रिसेंटली आपकी आखिरी फिल्म जो आपने लिखी है मैंने वो देखी है, और मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी फिल्म. बहरहाल that's not the time. No, I liked it, I really enjoyed it. But आपने सारी बातें समेट के इतनी खूबसूरती से उसको रखा, और अनहोनी पे आपने जो बात कही है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे एहसास है कि आपकी बात जो आपने बात रखी है उसके बाद कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आपने आर्ट की बात की, आपने ग्रामर की बात की. हम लोग उस तरीके से सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो जानते हैं अबाउट दीज निटी-ग्रिटीज,
हम नहीं जानते, हम ले पर्सन्स की तरह देखते हैं। मुझे तो ये बात अच्छी तरह याद है कि अब्बास साहब की जब फिल्म हमें देखने के लिए वो ले जाते थे, हम बच्चे थे, तो हम हमेशा, हमें उनकी हर फिल्म बहुत अच्छी लगती थी और दुआएं मांगते थे कि ये फिल्म हिट हो जाए, और कभी भी हमारी दुआ अक्सर कबूल नहीं होती थी, कभी बहुत ही इन अ वेरी माइल्ड वे कबूल हो जाती थी, मगर कभी वो दुआ कबूल नहीं होती थी। तो ये हमें लगता था कि, तो इसलिए ये जो आपने एक लेंस दिखाई है अनहोनी की, टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने इस लेंस से इसको देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग एक ऑर्डिनरी व्यूअर का दिमाग है जो इस तरह से चलता ही नहीं है। मगर आपने जो बात और जिस तरह से आपने उस गाने को कोट किया है कि ये सच है तेरी महफिल में मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं, और जो आपने उसमें जो बारीकी दिखाई है कि उसको उन्होंने तलत साहब की आवाज में उस गाने को, या शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी। अब अगर आप उसके यकीनन मोहिनी इज अ वन डिमेंशनल कैरेक्टर, उसमें कोई मगर आप उसकी लिरिक्स देखिए कि चोरों की आदत को हम जान पाए, वो देखो वो बैठे हैं नजरें चुराए, जैसे हम ही हैं जिन्होंने इनके हीरे चुराए, इनके मोती चुराए, जेबें टटोलो साहब दिल गया चोरी। ये वो गा रही है शरीफों के महफिल में, उसके अपने रूप के घर में मोहिनी गा रही है, और हर तरह से शी इज अ वेरी फ्लैट कैरेक्टर, मगर आपने उसकी बहुत अच्छी तरह से उसको एनालाइज किया। मैं कुछ खास इसमें ना आवारा में और ना अनहोनी में मैं कुछ जोड़ नहीं सकती, मगर एक सेंटेंस मैंने पढ़ा, और आपने भी काफी बारीकी से उनकी, या काफी केयरफुली आपने आई एम नॉट एन आइलैंड पढ़ी। मेरे पास पुराना एडिशन है, और ये सुरेश कोहली वाले एडिशन में कुछ चीजें उन्होंने डिलीट भी कर दी हैं। शायद ये आपने पढ़ा होगा कि जब इन्होंने आवारा की बात कर रही हूँ, जब ये आवारा के प्रीमियर शो हुआ तो लोगों को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो एक कॉकटेल पार्टी में किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, वेल that should teach you not to dabble in progressive or purposeful stories. तो अच्छी तरह से उनको एक उंगली दिखा के और उनको ये बात समझाई गई। Anyway, और एक तो जो उनके दो थे ना, एक गुलशन राय थे और एक मनमोहन साबिर थे। मनमोहन सईदाबाद तो एक सेकंड के लिए अगर ये कहूँ तो उसी किस्से को आगे ले जाऊं तो वो भी आपने पढ़ा ही होगा कि राज कपूर इतने मायूस हो गए ये सुनकर कि बिकॉज बहुत लोगों ने बोरिंग कहा था, ये कहा था, वो कहा था, और इसने ये कहा डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो उन्होंने अब्बास साहब से पूछा कि क्या इतनी बुरी फिल्म बनाई है क्या हमने, तो उन्होंने उसको आश्वासन दिया बिल्कुल नहीं, ओके इनकी बात मत मानिए, और जहां तक वो बोलती कि मैं ये क्या फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, उन्होंने कहा कल तक रुकिए, कल देखिए आप, क्योंकि तो प्रीमियर तो गुरुवार की शाम को होता है, कल देखिए आप, एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट, मैसिव, one of the bigger hits of Raj Kapoor. Okay. Absolutely right. ये भी conversation हुआ, और फिर उन्होंने ये कहा कि 50-50 हजार रुपए गुलशन राय और मनमोहन साबिर को मिले। गुलशन राय तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और मनमोहन साबिर जो थे उन्होंने अब्बास साहब की अगली फिल्म में वो पैसे कमिट कर दिए। और आपको याद होगा अब्बास साहब का ये सेंटेंस कि लॉयल्टी टू ख्वाजा अहमद अब्बास इज अ कॉस्टली लग्जरी। मनमोहन तो लुट ही गए उसके बाद। तो इस फिल्म की मकबूलियत, और बस वही मैं बात कहना चाहती हूँ, और इसमें और आई डोंट वांट टू ऐड मच मोर टू इट, जो इसने एक तरह से इट टुक द फॉर्मर यूएसएसआर बाय स्टॉर्म। वो एक अजीब सी चीज है कि उसमें ये फिल्म जो थी उसका नाम था ब्रोगडागिया, ये रशियन में नाम था, और उन्होंने देखा कि टीनेजर्स उसका आवारा का गाने गाते हुए सड़कों पे घूम रहे हैं, और ये मालूम हुआ कि यूथ ने इसको 20 या 30 बार देखा है। तो अब्बास साहब ने पूछा कि तुमने, और ये भी आपकी बात से जुड़ रही है इसलिए मैं इस बात को मेंशन कर रही हूँ, अब्बास साहब ने तो पूछा कि भाई तुमने इतनी बार ये फिल्म क्यों देखी, तुम्हारे यहाँ तो खूब इतनी अच्छी फिल्म, उन्होंने 2-3 फिल्म मेकर्स का नाम लिया, आपको मालूम होगा उनके, मैंने कहीं लिखा था,
बट एनीवे, तो उन्होंने कहा आपको हमारे यहाँ की फिल्में अच्छी लगती हैं? उन्होंने कहा हाँ, आपके यहाँ तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, हमारी जो फिल्में हैं उसमें लड़ाई, वॉर, ये सब जो है, हम वी हैव लिव्ड थ्रू इट, नाउ वी वांट सम जॉय इन लाइफ। तो ये उन्होंने ये उसका ये जवाब दिया, वी आर टायर्ड ऑफ वॉर। तो और तबलीसी में और उज्बेकिस्तान में और हर जगह उन्होंने ये सेंटेंस सुना कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू जो थे, he was told that there is only one Indian who matches you in popularity in the former USSR, and that is Raj Kapoor. Not Khaja Ahmad Abbas, but Raj Kapoor, which was, तो आपको ये भी याद होगा अंजुम और विनीत, और हमारे मेरे ख्याल में पंचोली साहब को भी शायद याद होगा कि ये जो बड़ा जबरदस्त डेलीगेशन गया था यूएसआर में, जिसमें नरगिस और देवानंद और बिमल रॉय और बनराज साहनी और निरूपा रॉय, कितने, उसको अब्बास साहब वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ दैट डेलीगेशन। जॉर्जिया गए, तबलीसी गए, इट वाज ऑलवेज अब्बास अब्बास अब्बास। तो वो सारा यूरोप का जो एक सिनारियो था, मुझे लगा कि वो भी मैं आपके सामने वो पेश कर दूं। और बाकी तो मैं यही कह सकती हूँ कि अंजुम की बात पे मैं गालिब को कोट कर देती हूँ कि देखिए तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखिए तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। क्या जब आपने दिल की बात कह दी तो क्या कहा जा सकता है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। और आपने भी हम सबके दिल की बात कह दी। मैं ये पिछली दफा हम लोग जब बात कर रहे थे तो सईदा आपा ने एक बात कही थी कि कभी उनकी फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री थी 4 शहर एक कहानी, जिस पर कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, शायद वो पहली फिल्म या पहला वाकया हिंदुस्तान में ऐसा हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फिल्म देखी और उसके बाद वो लड़ कर के केस जीते। और जो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ हम सब लोग लड़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा एक योगदान ख्वाजा अहमद अब्बास के उस केस का भी रहा, जो हम सबको जानना चाहिए। और हम सोचते हैं कि ज़रूर कभी ना कभी हम उसको ध्यान में रख करके ये मौका निकालेंगे जब हम बल्कि शहर और सपना पर भी। और ये अंजुम ने जो बात कही कि उनके दिमाग में पहले कहानी या कहानी नहीं आती थी, बस एक आइडिया आता था, तो वैसे ही शहर और सपना का आइडिया एक बोगदे के भीतर पाइप के नीचे बैठे हुए लोगों को देख करके जो आया, जिस पर से शहर और सपना बनी और जो इतनी मकबूल फिल्म हुई। तो अब्बास साहब ने हिंदुस्तान के सिनेमा को हिंदुस्तान का एक कल्चरल एम्बेसडर बनाया सारी दुनिया के भीतर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ा काम था। उनकी फिल्में अप्रिशिएट होने के लिए, या क्या कहते हैं कि शायद अभी उस तरह के नस्ल को तैयार होने के लिए वक्त लगेगा जो उनकी पूरी उस फिलोसफी को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि इस तरह की इंसानियत का जज्बा कैपिटलिज्म के भीतर कई बार ऐसा लगता है कि ये शायद मुमकिन ही नहीं है सोचना। बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमारे साथ राकेश हैं यहाँ पर, राकेश की बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात राकेश ने पिछली बार कही थी और हमने रजिया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक को याद किया था। राकेश जरूर इस बार, मेरे ख्याल से उनकी आवाज इस बार जरूर हमें सुनाई देगी। शुक्रिया विनीत, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन भाई अंजुम जी ने। और उसके बाद ऑब्वियसली हर बार की तरह सईदा आपा ने अपने इनपुट्स दिए। कुछ भी कहने को शेष नहीं है, लेकिन जैसे कुछ उन सवालों पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन से मोड़ आए होंगे अब्बास साहब की जिंदगी में, जहां वो एक यथार्थवाद से एक फिल्मी, जिसे मैं कहता हूँ फिल्मी होने की यात्रा करने के बाद और लौट के फिर यथार्थवाद पे आए। इस फिल्मी होने में वो क्या कारण थे मैं नहीं जानता, मैं अभी उसका बहुत विधिवत तो वो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आवारा फिल्म तो पहले देखी थी,
लेकिन आज मैंने काफी समय लगा करके आवारा को दोबारा देखा और अनहोनी को भी दोबारा देखा। तो मैं कई जगह अपने पूर्वजों को भी कभी कभी, और मेरे ख्याल से वो सामने होते तो इस बात से बहुत खुश होते कि उनको भी हम एक प्रश्नांकित कर सकते हैं, जिसके कुछ हिस्से बहुत शाइस्तगी से रजब जी ने किए, लेकिन जो बहुत सारे सूत्र संयोगों के हैं वो बहुत अटपटे लगते हैं। क्यों उन्होंने उन संयोगों को चुना मैं नहीं जानता, खासतौर से अनहोनी में, जबकि और दूसरी उनकी फिल्में जिनमें इस तरह के संयोग नहीं है। किताब गिर पड़ना, पिताजी के उससे अनहोनी की किताब गिरना, फिर उसमें से वो निकलना, और उसमें बिखरे पड़े हैं इस तरह के। तो वो संयोग पर कैसे पहुंचे और वो यात्रा कैसे हुई, इसका कोई सईदा आपा इसका विश्लेषण करेंगी कभी, और हम भी करना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि ये इस तरह की, चाहे वो संक्षिप्त ही यात्रा हो, लेकिन ऐसी यात्रा क्यों कर हुई। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो उनका एक तरह से जिसको हमारे साथी अंजुम जी ने रेखांकित किया, अंडरलाइन किया, कि जो उनका एक इंटरटेनमेंट के साथ, लेकिन जो उनका कहने का जो सूत्र जो उन्होंने पकड़ा उस समय के समाज के हिसाब से जो सूत्र था, चाहे वो आवारा में कि अपब्रिंगिंग के साथ क्या वो है, और दूसरा जो बाद में उन्होंने अनहोनी में किया, तो वो सूत्र हमारे सामने बहुत ठीक से उद्घाटित होता है, एक्सप्लेन करते हैं वो अपनी फिल्मों में। और मैं समझता हूँ कि बाकी तो चर्चा अनंत है, जैसा पहले उन्होंने कहा कि अभी तो उन पर बहुत कुछ किया जाना, बहुत कुछ शोध किया जाना और बहुत कुछ काम किया जाना उस पर शेष है, और हम ही लोगों को बहुत कुछ उनको जानना, पढ़ना और उनसे सीखना शेष है। शुक्रिया। अच्छा अंजुम, आपके लिए एक और सूचना है कि आपके कॉलेज के ज़माने के जब आप पढ़ते थे पूना में, तब की आपकी एक परिचित जो थी वो उन तक मेरा संदेश ये पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे नहीं पता था कि अंजुम रजब अली जो हैं वो यही हैं, शायद वही हैं। तो आज वो भी इस चर्चा में यहाँ जुड़ी हुई हैं। अपर्णा महाजन पूना से हमारे साथ में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और बहुत सारे साथी, प्रमोद बागड़ी, लतिका जाधव, राजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे मैसेज किया था, जो राजेंद्र गुप्ता जी जो हम सबके जाने माने टीवी और सिनेमा के आर्टिस्ट हैं, कि वो कहीं शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन आज बाबा आजमी ने भी मैसेज किया था कि ही विल ज्वाइन श्योरली, पर पता नहीं, हो सकता है वो शायद कोई और नंबर से अगर आया हो तो पता नहीं उनका, लेकिन मुझे नाम नहीं दिखा। लेकिन एनडी पंचोली जी और ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट से सौम्या लांबा जो पिछले बार भी हमारे साथ जुड़ी रही थी, वो सभी, राकेश वानखेड़े जो हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के लेखक हैं, बहुत सचिव हैं महाराष्ट्र रीजन के, वो भी हैं। और मैं ये याद कर रहा था कि जब अनहोनी मैंने देखी थी तो मुझे जैक लंडन याद आ रहे थे, उनका आयरन हील उपन्यास याद आ रहा था, और वो कैरेक्टर जो सीधे सच्चे तरीके से किसी ऐसी सभा में, शरीफों की सभा में पहुंच करके कैसे एक तरह से अपने आप को पहले लज्जित महसूस करता है और फिर वो उनके ऊपर अपना सिक्का जमाता है, इसमें गाने से, लेकिन उसमें अपनी आइडियोलॉजी के लेवल से। तो मुझे वो फिल्म भी याद आ रही थी। तो राजीव कुमार शुक्ल जी ने मैसेजेस में लिखा है, और जया भी हमारे साथ में है जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला का तस्वुर किया था, वो भी अगर कोई बात रखना चाहें तो संक्षेप में रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं राजीव, मैं कहना ये चाहता था कि मतलब बातें बहुत अच्छी हुई हैं अंजुम साहब ने। आवारा तो बहुत कल्ट फिल्म है, हम सब उसे बार बार देख चुके हैं, उसकी बहुत चर्चा होती है, और फिर से उन्होंने उसकी कुछ खास बातों की ओर ध्यान दिलाया, और अब्बास साहब ने किस तरह उसके अंदर उस कहानी को गूंथा, ये प्रकट किया। अनहोनी की बात जरूरी थी जो आज अच्छी तरह से हुई, और उसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस पर विचार कभी करें कि जो वो दौर था, तो आज जिस तरह से मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है
मेन स्ट्रीम सिनेमा के अंदर आज तो स्थिति थोड़ी सी फिर बेहतर हुई है मुझे लगता है पहले के मुकाबले, लेकिन बीच का एक लंबा दौर रहा है जहां पर ये है कि जो लेकिन कुछ चीजें उसके बाद आज भी कुछ समस्याएं हैं जो खासतौर से मेन स्ट्रीम सिनेमा है। मसलन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि उस जमाने में जो फिल्में बनती थी वहाँ जो शिक्षक है, मजदूर है, किसान है, ये पात्र जो है अच्छे पात्र हैं और आमतौर पर जो मुनाफाखोर आदमी है वो एक खराब मतलब पात्र के रूप में आता था, कई बार जटिलताओं के साथ, कई बार बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से भी, लेकिन ये मोटा पैटर्न होता था। अब आप अगर देखें कि हाल की फिल्मों में जो खासतौर से कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा है, यश चोपड़ा और इनका करण जौहर टाइप का जो सिनेमा है, उसमें आप देखें तो आप पाते हैं कि जितने अच्छे लोग हैं सब बिजनेस कर रहे हैं, यानी उनके नायक आमतौर पर बिजनेसमैन होते हैं, उनका मित्र, और उस संसार में आपको टीचर नहीं दिखा, मतलब टीचर होगा तो बहुत ही अजीबोगरीब है ना, विशिष्ट किस्म का मामला होगा। अमिताभ बच्चन है, एक विशेष किस्म की शिक्षा दे रहे हैं या एक विशेष किस्म की समस्या से जूझ रहे हैं, पर सामान्य तौर पर जो हमारे आसपास शिक्षक हैं, क्लर्क हैं, किसान हैं, काम करने वाले लोग हैं, ये सब लगभग हमारी फिल्मों से गायब नजर आते हैं। तो कौन नजर आते हैं? बिजनेसमैन हैं, अपराधी हैं, पुलिस वाले हैं, यानी वकील हैं। तो इस तरह का संसार हमें नजर आता है। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि फिल्म में कैसे, कुछ फिल्में जरूर बनी है जैसे पीपी लाइव थी या कई फिल्में और आई जहाँ पर कि नए बच्चों ने, नए लड़कों ने, लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसी फिल्में बनाई हैं जो सहज फिल्में हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें उस जमाने की अच्छी बात ये थी, उस जमाने में मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी एक सोशलिस्ट ड्रीम था जो मौजूद था। और इस एक और चीज यहाँ और जोड़ दूं, भाषा की बात। उस जमाने में आमतौर पर होता है था कि जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, जो अंग्रेजियत के साथ जी रहे हैं, शायद वो आज़ादी की लड़ाई का हैंगओवर कहिए, वो खराब लोग हैं। आज स्थिति ये है कि जो उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी है उसको खैनी खाते हुए चतुर, कुटिल, बदमाश किस्म का दिखाया जाएगा, और जो अंग्रेजियत के साथ लड़के लड़कियां और मॉडल जैसे नजर आते हैं वो भले भले लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दृष्टि का ऐसा फर्क है जो नजर आता है, और मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए कि कैसे जो पूंजी है, चूंकि बड़े लोगों की उस पूंजी ने कैसे उसके कथ्य को प्रभावित किया है, जो पूंजी लग रही है सिनेमा बनाने में, उसने कैसे उस कथ्य को प्रभावित किया है और कैसे उसके अंदर पूर्वाग्रह उसके अंदर रोप दिए हैं, उस पर भी कोई बात हमें करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अंतरा भी हमारे साथ में है, अंतरा अगर कोई बात रखना चाहें, और तरुण कुमार भी हमारे साथ हैं जो बॉम्बे से ही परख थिएटर ग्रुप से हैं और फिल्मों में भी उनका काफी हम लोग देखते रहते हैं उन्हें। तो तरुण, अंतरा कोई अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। हमारे साथ झाबुआ से बेनेडिक्ट डामोर जुड़े हुए हैं जो उल्लेखनीय बात है, और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे अच्छे दोस्त हैं और आदिवासियों के बीच में काफी मानीखेज काम वो कर रहे हैं। अनहोनी में शुरुआत के हिस्से में ही राज कपूर के वो जो पार्टी चल रही होती है उसमें वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डायलॉग्स में, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस वक्त में ख्वाजा अहमद अब्बास ने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया। हिप्नोटाइज वर्ड उन्होंने उस वक्त डायलॉग्स में यूज किया था। तो बिल्कुल वो यहाँ पर यही हाल है। आप सबका बहुत शुक्रिया। के जो दो कैरेक्टर्स हैं वो भी तो क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक तो आगा साहब हैं और एक डेविड साहब हैं। उनकी हर फिल्म में अंजुम आगा साहब और डेविड साहब जरूर होते थे। और अचला डेविड साहब तो उनके मोजे वगैरह बनाते हैं। डेविड साहब उनके लिए कपड़े, राज कपूर के लिए कपड़े की तैयारियों में लगे रहते हैं। और आगा साहब मेरे ख्याल से शिकारी। आगा साहब जी नमस्कार। जैसे ही सम्मोहन शब्द का इस्तेमाल होता है इस संदर्भ में कि आप सम्मोहित हैं तो वो दूर हो जाता है। तो पहले तो लग रहा था कि क्या कहें, लेकिन अभी मेरे मन में एक बात याद आ गई। गुफ्तगू में इरफान साहब के इंटरव्यू में मैंने अंजुम जी की एक बात सुनी थी और वो जो मुझे हमेशा याद रहेगी, जैसे वो कुत्ता वाला प्रसंग अभी आया, कि वो कहते हैं कि जब मुझे स्क्रीन प्ले लिखने का मौका मिला तो मुझे कुछ भी नहीं आता था और मैंने फिल्में देखी, फिल्मों को ट्रांसक्राइब किया और इस तरह से मैंने सीखा। यानी फिल्में देखना, फिर उनको कॉपी में लिखना और फिर उनसे वो करना।
तो मैंने हमेशा ये देखा कि अब्बास साहब हो या अंजुम जी हो, आपके काम में और आपके अप्रोच में एक इंसानियत है और उन लोगों के प्रति सहयोग का भाव है जो लोग अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं या जो कि कमजोर पड़ सकते हैं। यही चीज आप दोनों को उस शब्द से जोड़ती हैं जिसे हम महानता कहते हैं, और मैं ये दिल की गहराई से कह रहा हूं। जी धन्यवाद। शुक्रिया शशि भूषण, बहुत बहुत। और ये शायद अभी अंजुम अपने लिए महान शब्द का वो संबोधन स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैं इनके बारे में एक परिचय जरूर देना चाहता हूँ, जिसका अच्छा हुआ कि तुमने अपनी बात रखी तो मुझे ख्याल आ गया कि जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग होते हैं जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और अंजुम ने पहली मर्तबा फिल्म राइटर्स की यूनियन बनाई, और वो यूनियन के मार्फत लेखकों को उनके राइट्स मिले, उनको उनका पूरा यानी जितना उन्हें मिलना चाहिए जायज पैसा मिले, उनका जहां सम्मानजनक तरह से नाम आना चाहिए वहां नाम आए। अगर उनकी कहानी में कोई छेड़छाड़ की उन्हें नापसंद है तो वो अख्तियार उन्हें हो कि वो उसके साथ लड़ सकें। ये काम उन्होंने किया है, और इसलिए मैंने उनके परिचय में भी लिखा कि वे फिल्म लेखक तो हैं ही, लेकिन फिल्म लेखकों के संगठनकर्ता भी हैं। और उन आवाजों को, क्योंकि नए नए राइटर्स जाते हैं, वो कभी डायरेक्टर्स से या पहुंचे हुए लोगों से कभी अपना ऐतराज भी नहीं जता सकते, तो उन सब के लिए अंजुम ने और उनके साथियों ने मिलकर के ये पहल की है, जिसका कि बहुत हम स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं। हाँ, मैं एनडी पंचोली कुछ कहना चाहूंगा। जी पंचोली जी, एनडी पंचोली जी बहुत वरिष्ठ हमारे पहले साथी हैं जी। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ इप्टू को और साथियों को, ऑर्गेनाइजर्स को, जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं। और सईदा जी को मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया। और मैं इसमें जैसे ही मैंने पहला देखा तो मुझे बहुत ही इसमें आकर्षण हुआ, क्योंकि ये हमारी पुरानी यादें हैं। मुझे तो सन 50 का दशक जब हम युवक थे तो याद आता है कि इन पिक्चरों का ख्वाजा साहब की जैसी जो ये बनाते थे, इतना प्रभाव था ये नौजवानों के अंदर, क्योंकि उसमें वो दिखाते थे कि समाज में हो क्या रहा है और उसमें उसको कैसे उसको बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए। एक समाज बदलने की भावना आती थी। और जो उनके लेख होते थे, मैं तो दिल्ली में रहता था, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी होती थी, भाग भाग के जाते थे, ब्लिट्स को पढ़ते थे, उनके किताबों को पढ़ते थे, कृष्णचंद्र की नावल है उनको पढ़ते थे। तो ये एक इस समाज को बदलने में इन पिक्चरों का जहां तक अब तक हुआ है उसका बहुत ही प्रभाव रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों के साथ मैं भी जुड़ गया हूं, तो आप सभी का धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े, आपने वक्त निकाला। और ये बात जो आपने 50 के दशक की कही है, मैं जया से जब बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि आवारा जो है वो दरअसल जो आज़ादी के बाद का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नेशन बिल्डिंग का, उसका एक रिफ्लेक्शन उस फिल्म के भीतर बहुत मिलता है, जहाँ पर कि वैल्यूज़ की और तमाम तरह की नैतिकताओं की टकराहटें थीं, और उस सब के आगे कुछ नया एक अच्छा जहान बनाना था। हालांकि हम आज जहां पहुंचे हैं, जहां मॉब लिंचिंग हो रही हैं, जहां अभी ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, इस सब माहौल के भीतर ये दुनिया और भी शायद उससे बदतर हो गई है जिस हालत में अब्बास साहब के सामने थी। और हम अब्बास साहब से बहुत सारे संख्या में उनकी प्रेरणा लेकर के इतने सारे लोग हैं कि हमें ये बीड़ा उठाना चाहिए कि इस दुनिया को हम अपने जीते जी जितनी मिली है हमें उससे बेहतर बना करके जाएं। At that point, I was just about to say that it's that the word mesmerized is exactly what we have since then talked about the word. So it's just I just wanted to say that, and also it's always such a pleasure to listen to Saida ji.
She's just so clear and so, you know, it's really wise and clear and simple and beautiful. So it was, as always, a wonderful privilege to listen to her. And Anjumji, I'm very glad that uh, that you shared all that with us today, because it was really eye-opening in many ways. Although I don't know why you insisted on kutti. I mean, what difference would it make if it was a kutta? I loved the way Vineet translated it as a lady dog. Of course, a dog has a right to be a lady as well, but it wouldn't really make much of a difference if it was just a kutta and not a kutti. Anyway, it was very nice. I also really appreciated that that clip that was shown about heredity and environment. Just as I was listening to all this, I was just thinking that, you know, I mean, his Abbas Saab's the humanism, that probably is something that we just take for granted when we talk about gender, we talk about his socialism and all of that. But overall, the fact that he was such a big humanist, and through his characters, through everything, that humanism came through. I was just thinking about that. And also, perhaps if today, although Awara remains one of the world's best films ever, if today some of his films seem cliched as they might, it's probably because the dialogues and the themes, as you said, have been copied so much. So he was the original, which we have to keep in mind. So that's just these little observations. I'm really very glad. Last time also the discussion was wonderful, and today too. Thank you. थैंक यू अंतरा फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग 7 तारीख को मिलेंगे। 7 तारीख को जया और हम धरती के लाल पर बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि अंजुम भी उसे देखें। हालांकि आप देखेंगे तो हम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, लेकिन आज भी आप भी थोड़ा सा नर्वस थे जब आपकी क्लिप नहीं चल रही थी, तो इसलिए उसको मान लिया जाएगा, वो चल जाएगा। और हम लोग 7 तारीख को इस श्रृंखला को खत्म करेंगे। लेकिन इस श्रृंखला को करते समय कई तरह के बहुत सारे नए आइडियाज आए हैं, जो कि नए साथी अपने जिम्मे ले सकते हैं और वो काम आगे बढ़ सकता है। ख्वाजा अहमद अब्बास की तरह से ही, जैसे इस अनहोनी फिल्म में सरदार जाफरी के लिखे हुए गीत थे, तो हम ऐसे पोइट्स को भी, जिन्होंने फिल्म्स में कंट्रीब्यूट किया उस दौर में, उनको भी समझने का एक सिलसिला बना सकते हैं। और कई तरह के काम किए जा सकते हैं जिसमें कि हम आगे विचार करेंगे। लेकिन इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी में 7 तारीख को आप लोग जरूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।